नए आए हो। एक सेकंड वेट कीजिएगा। हमारे साथ उबैद तरीन साहब जुड़े हैं। उबैद तरीन साहब, अपना तारुफ कराइएगा सर। वालेकुम। अबे, आप लोग सब कैसे हैं? खैरियत से हैं भाई? अच्छा, जी मैं ये अल्हम्दुलिल्लाह। मौजू मौजू की मैंने एजेंडा मैंने देखा। तो मौजू बेसिकली ये है कि खुदा के होने या ना होने के ऊपर बहस चल रही है। लेकिन मैं अब तक की ये गुफ्तगू से ये समझ पाया हूँ कि खुदा चूंकि एक मेटाफिजिकल अमर है और मेटाफिजिकल आइडिया है, उसको खारिज पे या फिजिक्स या हयातियाती या तबियाती कवानीन से कैसे साबित किया जा सकता है? पहले तो ये बात हो। बिल्कुल। दूसरी बात उबैद भाई सही कह रहे हैं आप। दूसरी बात ये है आपका कि बीच हर में नहीं आदमी। बोलो यार, आपको पता नहीं, समझ ही नहीं आती। आपको बोला 1 मिनट खामोश हो जाए। जब आपको टाइम मिला है 1 घंटा आप बहस करते रहो। जब एक बंदा बोल रहे हैं उनको बोलने दो। पता नहीं आपके साथ क्या प्रॉब्लम है यार। जी सर, कंटिन्यू अच्छा करें। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो भी खुदा के हक होने या ना होने के हक में या रद में अगर कोई है तो वो पहले अपनी पोजीशन को क्लियर करे, क्योंकि मौजू जो है वो इसी तरह का है कि खुदा के होने या ना होने की पोजीशन के ऊपर रहना पड़ेगा। अगर कोई एग्नोस्टिक है तो वो अपने एग्नोस्टिसिज्म की अपनी मसाइल बताए। यानी उसके अपने ये समझता है कि ये एग्जिस्टेंस अगर एक मौजू है और ये एग्जिस्टेंस खुदा के बगैर है या खुद ब खुद है, तो फिर उस हवाले से वो अपनी कोई मसाइल बताए, क्वेश्चन करे, ताकि दोनों तरफ की पोजीशन से उसके मसले का हल या सवाल का जवाब मिल सके। तो अब इम्पोर्टेंट ये है कि पहले जैसे ये साहब बात कर रहे थे कि पहले मौजू को एक मुसल्लमे के तौर पे या कुल्लिये के तौर पे रखना पड़ेगा, एज ए मतलब उसकी कॉन्क्रीट या एज ए प्रिंसिपल के तौर पे उसको उसूली तौर पे रखना पड़ेगा, प्रेमिसेस को बड़ा करके। आप उसको इतनी निचली सतहों पे ना लेकर आए कि जलजले आ गए, फलाना आ गए। या खैर और शर के मामलात के अंदर अगर आप खुदा के होने या ना होने का फैसला करेंगे तो ये मसला कभी भी हल नहीं हो पाएगा। दूसरी बात ये कि जैसे मैंने कहा कि तबियाती उसूल जो हैं या खारिज के जो उसूल है, कवानीन है, उससे कोई भी मेटाफिजिकल अम्र जो है वो साबित नहीं हो सकता। अब इशू ये है कि तसव्वुर है, तसव्वुर इंसान है, कोई फलसफा है। ये सारे तसव्वुरात या ख्याल या जो आइडियाज होते हैं, ये मेटाफिजिकल डोमेन यानी कि इंसान की सब्जेक्टिविटी में आ सकते हैं। इंसान की तारीख में ऐसा हुआ है कि पहले इंसान की सब्जेक्टिविटी या उसकी कॉग्निशन जो है वो हावी हुआ करती थी, और वो उसके बाद फिर उस कॉग्निशन को सेंटर करके वो खारिज को फिर उससे मसाइल का हल ढूंढा करता था। इसीलिए फलसफा पहले आया, लेकिन जैसे जैसे रिडक्शनिज्म आती गई फिर फलसफे ने फिजिक्स ने फलसफे की जगह ले ली। अब फिजिक्स जो है वो ज़ाहिर है पहले जो है वो जो फलसफा था वो हतमी था, मुतलक था। यानी पहले आइडिया था, फिर आइडिया की बुनियाद के ऊपर उस खारिज के अंदर जो दुनिया है उसके ऑब्जेक्ट से उसकी तशरीह की जाती थी। उसके बाद फिर ज़ाहिर है दुनिया ने कुछ कुछ इल्म का एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ, ये प्लेटो के वक्तों में था। फिर एरिस्टोटल आया, उसने कहा कि नहीं, सब्जेक्टिविटी में हकीकत नहीं है, ऑब्जेक्टिविटी में हकीकत है। यानी ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी हकीकत खुद बताएगा। उसके बाद फिर मामला तो और आगे बढ़ते चले गए। फिर न्यूटन का दौर आ गया। न्यूटन ने कहा कि भाई बात यह है कि जो जो कानून है, कवानीन है, जो वो खारिज के जो कवानीन है वो डिटर्मिनिस्टिक हैं, और इसके अंदर कोई चेंज नहीं आ सकती। जो कुछ तय है उसके मुतलक कवानीन है, और वो मुतलक कवानीन के तौर पे चीजें चलती हैं। आपको पता है कि उसने हरकत के कवानीन का आपको बताया सारा, क्या फिजिकल टू है में, या ग्रेविटेशनल फोर्स का उसने बताया। तो यहाँ यूं देखिए कि अब डिटर्मिनिस्टिक आ गई, सब्जेक्टिविटी अब टिल्ट होके ऑब्जेक्टिविटी की तरफ मजीद और इंडोर्स हो गई। लेकिन फिर आइंस्टाइन आ गया। आइंस्टाइन ने फिर इसको, इस डिटर्मिनिस्टिक को कहा कि ये डिटर्मिनिस्टिक नहीं है, ये रिलेटिव है। उसने टाइम स्पेस को अलग अलग मुतलक हकीकत मानने से इनकार कर दिया, कि जैसे कि न्यूटन ने कहा था कि टाइम और स्पेस दो मुतलक हकीकतें हैं, इसमें कोई तब्दीली तगय्युर नहीं हो सकती और सारे कवानीन इसी के गिर्द चलते हैं। मगर आइंस्टाइन ने ज़ाहिर है इस डिटर्मिनिज्म को चैलेंज किया। उसने कहा कि ये रिलेटिव है। उसने कहा कि टाइम स्पेस एक ही मुसल्लमा है, अलग अलग नहीं है, और टाइम और स्पेस रिलेटिव टू दी ऑब्जर्वर है। उसके बाद फिर एक और वक्त आया कि जिसमें टाइम स्पेस की रिलेटिविटी भी चैलेंज हो गई क्वांटम फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और उसमें उन्होंने कहा कि ये टाइम स्पेस भी अब डूब हो चुकी है, क्योंकि ये जो तयन है खारिज का, कि जो इस वक्त हमारे पास सामने जो पूरी कायनात है, ये बहुत सारी एक हकीकत की का सिर्फ एक इंस्टेंस है, कि जिसका कोई ऑब्जर्वर है, और ऑब्जर्वर ने इनकी डिटर्मिनेशन की, उसमें एवोल्यूशन भी आ गई। एवोल्यूशन भी एक एक इंस्टेंस से किसी ऐसी हकीकत का कि जिसके कि जो जाहिर है कि अब तक हमारे सामने नहीं आ सकी। और आपके सामने ये सारे चीजें आपके सामने है कि भाई कैसे कि आपने मैटर और एनर्जी के हवाले से आपकी पूरी एक इल्मी सफर है कि
किस तरह से F इज़िकल टू ma और ग्रेविटेशनल के जो कवानीन थे, जो कि इतने ज़्यादा उनके अंदर जो है कसरतें थी, और आखिर में जाके वो E इज़िकल टू mc² हो गए, और अब क्वांटम के अंदर आके उसके अंदर उस चीज को भी अब चैलेंज कर दिया गया। तो कहने का मकसद ये है कि जो लोग खुदा के होने को चैलेंज करते हैं, वो पहले ये बात बताएं कि खारिज का ये जो तयन है, ये हकीकी है या नहीं है। तो पहले इस हकीकत को साबित किया जाए, क्योंकि अभी अभी 2-3 साल पहले ही जो है वो इंटेंगलमेंट के हवाले से एक नोबेल प्राइज भी मिला है, कि जिसको आइंस्टाइन ने रद्द किया था कि भाई गॉड डजंट प्ले डाइस, स्पूकी एक्शन फ्रॉम द डिस्टेंस, कि भाई चांद को अगर मैं नहीं देखूंगा तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो कहने का मकसद ये है कि जो खारिज के अंदर ये जो टर्बिनेशन है, कि जिसके अंदर वजूद की मुख्तलिफ लेयर्स ऑफ एग्जिस्टेंस है, मतलब क्वांटम लेयर एक अलग है, क्वांटम जो लेयर है या एग्जिस्टेंस की लेयर है, जब ये कोलैप्स होती है ऑब्जर्वर के साथ, तो उसके ऊपर एक और लेयर केमिस्ट्री की चलती है, तो इसके ऊपर एक और लेयर बायोकेमिस्ट्री की चलती है, उसके ऊपर एक और लेयर फिर बायोलॉजी की चलती है, और इस तरीके से ये लेयर बाय लेयर चीजें चलती चली जाती हैं, और इसके अंदर फिर हर लेयर एक दूसरे से कवानीन और आपस में ऑब्जेक्ट्स के हवाले से ताल्लुक के अंदर यकसर मुख्तलिफ हैं। हालांकि मुतालिक जरूर है, लेकिन उनके अपने दरमियान जो कवानीन है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो अब इशू ये है कि होने का जो है एग्जिस्टेंस एग्जिस्टेंस खुदा के साथ है या खुदा के बगैर है, इसके ऊपर सवाल है। खुदा को साबित करने वाले भी कम और बड़ी कमजोर दलील रखते हैं, ज़ाहिर है बड़ी आमियाना है दलीलें हैं उनके पास, और खुदा को रद्द करने वाले भी उतने ही उसी दर्जे पे खड़े हैं। तो खैर, अब ये इसमें ये एक है कि अब एग्जिस्टेंस या होने की जो हकीकत है उसके ऊपर बात की तो जाए। और आपके नज़दीक कौन सी पोजीशन ज़्यादा बेहतर है? खुदा के एग्नोस्टिसिज्म होने, आपके 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 हिसाब से एग्नोस्टिसिज्म बेहतर पोजीशन है? नहीं, एग्नोस्टिसिज्म बिल्कुल बेहतर पोजीशन इसलिए नहीं है कि जाहिर है कि एग्नोस्टिसिज्म के अंदर जाहिर है कि इस बात का तयन ही नहीं हो पा रहा कि वो पोजीशन, देखिए कोई भी नतीजा उस वक्त तक हासिल नहीं हो सकता कि कोई एक सर्टेन पोजीशन इंसान हासिल ना करे, रखे ना। क्यों नहीं हो तूफान को सकती? सर तूफान नहीं, एक लेकिन एक सेकंड मैं क्या आपको मैं इंटरप्ट कर रहा आपसे हूँ एक सर। सवाल आपने कहता हूँ, सवाल क्वांटम सवाल एंटेंगलमेंट की पूछता बात हूँ की आपसे। है। सेपियंस, एक सेकंड बेहतरीन साहब, आपने क्वांटम एंटेंगलमेंट की बात की। मेरे जैसा इंसान तो इसको समझता है, लेकिन जो मौजूद हैं उनके लिए जरा थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कीजिएगा, फिर हम कंटिन्यू करेंगे। मोनिश भाई, एक मैं इनकी तारीफ करना चाहता हूँ कि ये गजब की शख्सियत आई है, और इन्होंने जो मतलब जो स्पीच दी है ना, बहुत आला दर्जे की, बहुत आला दर्जे की। ना बिल्कुल इन्होंने ऐसा ही है। ए की बात की, ना इन्होंने बी की बात की, ना इन्होंने इसकी बिल्कुल बात की, ऐसा ना ही है। उसकी बात की। इन्होंने बीच की जी बात जी की, सर। वही बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। अभी अभी सारों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक सेकंड म्यूट कर लें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा म्यूट कर लेंगे। मुझे बेहतरीन साहब मेरा से 2-3 सैल्यूट है उबैद तरीन साहब को, मेरा सैल्यूट है। चले। वैसा साहब जरा क्वांटम एंटेंगलमेंट को जरा एक्सप्लेन कीजिएगा सर। उसके बाद फिर फर्दर हम चलेंगे, ये हम गॉड की एग्जिस्टेंस पे भी बात करेंगे। आप थोड़े से लॉजिकल ये इंसान लग रहे हैं, मैं इसलिए आपसे बात करना चाहूंगा। अच्छा, ये बेसिकली ये जो मसला है क्वांटम के हवाले से, कि ये जिसमें कि जो सबसे छोटा जो ऑब्जेक्ट है कायनात के अंदर, उसकी जो हैयत हो, ये माहियत है या प्रॉपर्टी है या बिहेवियर है, वो या तो जर्रा है या फिर लहर है। इसके ऊपर इख्तिलाफ राय पाया जाता था बड़ा नील बोहर और आइंस्टाइन के दरमियान। और आपको पता है कि नील बोहर के जो कैंप था उसके अंदर श्रोडिंगर भी था और हाइजेनबर्ग भी था, जिसकी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का आपको पता होगा कि पोजीशन और मोमेंटम कोई एक चीज सर्टेन हो सकती है। आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद इस बात को साबित किया, उसको नोबेल भी उसको मिल गया कि भाई ये एक जर्रा है, क्योंकि उसने फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करने के बाद ये तय किया कि जब हम किसी रोशनी को या किसी भी उसको अगर हम किसी भी चीज पे डालते हैं तो उसके अगेंस्ट वो रिफ्लेक्शन करके एक जर्रे के तौर के ऊपर आता है। तो होता ये है कि ये माहियत जो है, एटमॉस वाला जो एक कॉन्सेप्ट था कि भाई ये अगर हम किसी सेब को काटते हैं और काटते चले जाते हैं, उसका छोटे में छोटा जर्रा, अगर अल्टीमेटली ये कहा जाता है कि इसका टूटना कभी भी, इसका छोटे से छोटा जर्रा कभी भी नहीं मिल सकता। इसीलिए आपको देखेंगे CERN के अंदर जो आपके पास लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर है, वो आप तोड़ तोड़ के, उनके पास जब भी उसको तोड़ते तो एक और चीज निकल आती है, जब भी उसको तोड़ते एक और चीज निकल आती है। तो आपके पास अब मॉडल तो पूरा स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स पर है। इशू ये है कि ये क्या ये लहर है या जर्रा है, ये इसका एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि आपको वो पता है ये तो कि ये क्वांटम फिजिक्स ने सर प्रूव कर दिया कि जिसको हम एटम समझते हैं वो बेसिकली एक एनर्जी फील्ड है।
जी, जी। जो क्वांटम फ़ील्ड्स का जो सबसे आखिरी जो सबसे मज़बूत जो उसका वो है कि वो क्वांटम फ़ील्ड है, क्योंकि एटम की माहियत के हवाले से भी एक पूरी इल्मी एवोल्यूशन एक पूरी चलती चली आ रही है कि भई और एक आपको आपको सर फिर इस चीज़ का भी आइडिया होगा कि जो इन्फ्लेशन के टाइम पे फोर्स अप्लाई की गई थी इन्फ्लेशन के अंदर, वो फील्ड के डिके होने के बाद हमारी यूनिवर्स के एनर्जी जो अंदर एनर्जी आई है, उस एनर्जी से सारे प्रोसेस आज तक कंप्लीट होते हुए आ रहे हैं। आप इस चीज़ को भी जानते होंगे सर? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, टाइम और स्पेस की जो रिलेटिविटी या एब्सोल्यूटनेस की जो मैंने अभी आपको बात की है, ये मैं आपको से बता रहा हूँ कि इनिशियल कंडीशन में ऑब्वियसली कि अब कोई ना कोई एक तो हम माइलस्टोन रखेंगे ना। इनिशियल कंडीशन आपके पास बिग बैंग वाली है, तो बिग बैंग के बाद ही टाइम स्पेस की पैदा पैदा मतलब अगर हम कहें कि बिग तो बैंग के मेरा बाद यहाँ पे आपसे एक बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन है जो कि एथियस्ट की तरफ से सर उठाया जाता है। वो कहते हैं जब स्पेस और टाइम किसी चीज़ के एग्जिस्टेंस के लिए स्पेस और टाइम रिक्वायर्ड है, तो खुदा जो है स्पेस और टाइम से मावरा कैसे हो सकता है? तो मेरा सर आपसे एक क्रिटिकल क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि एक लॉजिकल आंसर दीजिएगा। जिस कॉज़ ने बिग बैंग को इनिशिएट किया और बिग बैंग के इनिशिएट के बाद हमें टाइम और स्पेस मिल रहा है, तो क्या वो कॉज़ स्पेस और टाइम से बाहर नहीं हुआ सर? देखिए कॉज़ेशन जो है ना वो हतमी वो नहीं है। अभी तक ये मैं आपको बताया कि ये जो कॉज़ेशन का जो अब आपको पता होगा प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं, कॉज़ेशंस होती हैं। इस वक़्त सोशल साइंस के अंदर या फिर डिटर्मिनिज़्म वाली जो तो क्लासिकल सर फिज़िक्स जो थी वहाँ इतनी पे बड़ी इन्फ्लेशन हुई है, जो यूनिवर्स के एक्सपेंड होने से पहले एक हमें फ्रेमवर्क मिला है जिसको हम खला कहते हैं, जो इन्फ्लेशन कहते हैं, जिसके लिए साइंस ने पूरी-पूरी थ्योरीज़ इन्फ्लेशन की दी हैं। वो एक सेकंड के मिलियन ट्रिलियन हिस्से के अंदर वो होके ख़त्म हो गई है, जिसके बाद हमारी यूनिवर्स ने एक्सपेंड करना शुरू किया। वो एक्सपेंड करते-करते आज 93 बिलियन लाइट ईयर तक पहुँच गई है। और जिस चीज़ के अंदर वो एक्सपेंशन हो रहा है, उसको हम इन्फ्लेशन थ्योरी के मुताबिक समझते हैं कि वो एक हमारे पास एक फ्रेमवर्क, एक वैक्यूम हमारे पास आया है, एक खला हमारे पास आई है। तो सर अच्छा अब उसको इसमें इनिशिएट करने वाली जो पोटेंशियल चीज़ है, जिसने भी उसको इनिशिएट किया व्हाटएवर कोई कॉज़ नहीं मानते आप, लेकिन मैं उसको ज़ाहिर-सी बात है कॉज़ के टाइप पे लूँगा कि किसी चीज़ ने तो उसको इनिशिएट किया होगा ना समहाउ वो स्टार्ट तो हुआ है कहीं से। तो जो उसको स्टार्ट करने वाली चीज़ है, वो तो स्पेस और टाइम से बाहर ही होगी ना सर। कॉज़ेशंस जो होती है वो आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे होती है। जो भी चीज़, जो भी इंसान या जो भी ऑब्जेक्ट टाइम स्पेस के अंदर रहता है, उसका एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। वो फ्रेम ऑफ हुँ, रेफरेंस के अंदर चीज़ों की जो है वो एनालिसिस करता है, उसका तज्ज़िया करता है। उसका फ्रेम हुँ, ऑफ रेफरेंस के अंदर ज्योमेट्री भी है, उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर और बहुत सारी चीज़ें हैं, जो उसकी अपने ऊपर एक जबर है। जबर में रहता हुआ आदमी कभी भी जो है वो कॉज़ेशन से नहीं निकल सकता। तो कभी भी रैशनलिज़्म की आप लोग बात करते हैं, आप एम्पिरिसिज़्म पे चले जाते हैं। कॉज़ेशन जो है वो एम्पिरिसिज़्म है, इट्स नॉट अ रैशनलिज़्म। अगर आपको मेटाफिज़िक्स तक पहुँचना है तो उसके लिए मैथमेटिक्स का इस्तेमाल या आपकी जो आइडिया है, जो कि आपकी टाइम स्पेस से बियॉन्ड चीज़ों को सोचने की अहलियत रखता है कि मिसाल के तौर पे खुदा है, फरिश्ते हैं, देवता हैं या और वो चीज़ की जो सारी जिसका तो कोई आपके पास कोई ऐसा रैशनल वो नहीं है। इसी तरह से इंसान बहुत सारी ऐसी अशकाल और एंथ्रोपोमॉर्फिक जो है वो एंटिटीज़ भी इंसान जो है वो एब्स्ट्रैक्ट करता है। तो जो एब्स्ट्रैक्शन की जो सलाहियत इंसान के अंदर है ना, जिसमें वो तसव्वुर साज़ी या तख़य्युल साज़ी करता है या ख़याल जो बनाता है, ये सारी मेटाफ़िज़िकल है क्योंकि हम 3 डायमेंशंस के अंदर क़ैद एक नौ हैं। आपको पता है हाइपर 4 स्पेस डायमेंशन के अंदर सर मैं आपको कट करूँगा 4 डायमेंशन के अंदर हम सर। हाँ, 3 डायमेंशन से मुराद ज़ाहिर है हमारी फिज़िकल 3 डायमेंशन है, 4th डायमेंशन हमारी टाइम है बेसिकली ऑब्वियसली यस। बट अगेन जो हाइपर स्पेस है, वो हाइपर स्पेस के अंदर मल्टी डायमेंशन के ऊपर चीज़ें एंटिटी की एग्जिस्टेंस की कुछ सबूत नहीं है लेकिन ज़ाहिर है कि वो एग्जिस्ट करती है। स्टीफन हॉकिंग की इसके ऊपर एक किताब भी है और आपकी जो 3 डायमेंशन से बाहर निकलने या 4 डायमेंशन से बाहर निकलने की जो आपके पास टूल है, वो या तो मैथमेटिक्स है या आपकी तख़य्युल या तसव्वुर साज़ी है। तो बात ये है कि खुदा या के होने या फिलोसॉफिकल भी हो सकती जी, जी। फिलोसॉफिकल भी हो सकती है। जी, फ़लसफ़ा ही है, बेसिकली फ़लसफ़ा ही है जो प्रेमिसेस को बड़ा करता है। बात मैंने की ना कि ये एक इस इल्म का एक पूरा एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है कि तो जिसका मेरा स्टार्ट यहाँ पे मेरे 2 क्वेश्चन है सर। अगर एक समंदर की तह में स्टारफिश पड़ी हुई है, उसको तो नहीं पता होगा कि डेज़र्ट भी एग्ज़िस्ट करता है और उस डेज़र्ट के अंदर कैमल भी एग्ज़िस्ट करते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आपने। वो उससे लाइल्म है मगर आप सिंगुलैरिटी को ज़हन में रखिए कि सिंगुलैरिटी से आपकी एक जो एक यूनिवर्सल हकीकत है सिंगुलैरिटी से मल्टीपल चीज़ों की जो है वो यानी कि एक वहदत से कसरत के अंदर एक ट्रांसेंडेंस भी है। और इस बात का सबूत जो है आपके पास फिलहाल तो बिग बैंग की सूरत में है। तो बात ये है कि देखिए कॉज़ेशन कभी भी हाथ में अभी भी नहीं है। मैंने जैसा आपको कहा तो कि आपके आपके मुताबिक बिग बैंग खुद से इनिशिएट हुआ सर?
देखिए फिर कॉज एंड इफेक्ट पे आ गए ना। बात यह है कि मैं कॉजेशन वाला एक एग्जांपल और देता हूँ सर। एक बास्केट पड़ी है जिसके अंदर 24 अंडे पड़े हैं और उन अंडों के अंदर ना कोई बैक्टीरिया एग्जिस्ट करते हैं। एक अंडे के अंदर मौजूद बैक्टीरिया को तो नहीं ये पता होगा कि बाहर मजीद 24 जो अंडे भी हैं और उनके अंदर भी मजीद बैक्टीरिया एग्जिस्ट करते हैं। उनको बिल्कुल तो बिल्कुल अपने उनको तो अपने शेल से बाहर की चीजों का नहीं पता होगा। ये कुरान पाक के अंदर भी चैलेंज किया गया है कि तुम जमीन और बहुत आसमान अच्छी के किनारों से बाहर नहीं निकल सकते। तो बहुत इसका अच्छी मतलब है बात, कि हमें एक लिमिट दी गई है सर। बहुत अच्छी बात की। मैं यही बताना चाह रहा था कि 4 डायमेंशन में कैद एक नौ है जो कि हम लोग हैं, हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अब जैसे 2 डायमेंशन में एक रहता हुआ बैक्टीरिया है, वो 3 डायमेंशन या 4 डायमेंशन की नौ के बारे में तस्वुर भी नहीं कर सकता कि उसकी उसकी क्या उसकी वो है एग्जिस्टेंस की, उसकी क्या मामला थे। इसी तरीके से जैसे हम 4 डायमेंशन और हिल्बर्ट स्पेस का मैंने आपको बताया कि जो हाइपर स्पेसिस हैं कि जिसपे हम जो है वो मैथमेटिकली जो है ये बात साबित हो चुकी है कि उससे ऊपर की भी जो है डायमेंशंस हैं, उन डायमेंशंस के अंदर एंटिटीज हो सकती हैं। तो खुदा के होने के सबूत या मेटाफिजिकल उमूर के होने के सबूत ज्यादा हैं, ठीक है, ज्यादा रैशनल हैं, जबकि इस दुनिया के या इस कायनात के होने के जो सबूत है वो कम है। ये इल्यूशनरी है, ठीक है, क्योंकि देखिए रंगों की स्पेक्ट्रम है पूरा। इंसान एक रंग देखता है नीला है, जबकि कोई और 9 रंग को कुछ और तरीके से देखती है। एक पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम तो है मेरा यहाँ पे एक और इलेक्ट्रिसिटी क्वेश्चन से। सर आपसे है कि ह्यूमन आई जो 7 कलर देख सकती है, क्या उसके अलावा कोई कलर एग्जिस्ट नहीं करता सर? ये कलर की परसेप्शन है बेसिकली, देखा, बट कलर इज द परसेप्शन, इट्स नॉट द रियलिटी। बेसिकली ये स्पेक्ट्रम है पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, जिसके अंदर एक विजिबल वर्ल्ड हमारी मतलब है। मैं उस मैं हमारी यहाँ पे ये चीज मानता हूँ सर, अगर हमें कोई चीज समझ नहीं आती वो हमारी लैक ऑफ कैपेबिलिटी है। दैट डजंट मेक सेंस कि वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती। इसका मतलब है कि हम उसको अंडरस्टैंड करने से कासिर हैं या हम उसको देखने से कासिर हैं। जैसे यूवी रेज हैं या जैसे इंफ्रारेड लाइट्स हैं या जैसे एक्स रेज हैं, वो ह्यूमन आई नहीं देख सकती, लेकिन दैट डजंट मेक सेंस कि वो एग्जिस्ट नहीं करती। वो एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन हमारे पास वो कैपेबिलिटी नहीं है कि हम ह्यूमन आई से उसको देख सकें। एग्जैक्टली बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये मिसाल तो बहुत इसी अच्छी पॉइंट है। से अगर मैं कहूँ कि अगर हम खुदा को नहीं अंडरस्टैंड कर सकते या हम नहीं देख सकते, दैट इज आवर लैक ऑफ कि हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है कि हम उसको देख सकें या उसको अंडरस्टैंड कर सकें, क्योंकि हमारी समझ से सोच से वो बालातर हो चुका है। या हमारे पास फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट या फॉर द टाइम बीइंग हमारे पास वो टूल्स नहीं है कि जिन टूल से हम उसको एक अंडरस्टैंड कर सकें। लेकिन जहाँ तक रैशनलिज्म की या फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें ये भी नज़र आता है कि इस पूरी कायनात के अंदर जो चीज़ों को हम देखते हैं वो या तो कंटीजेंट है या किसी के डिपेंडेंट है। अगर इस डिपेंडेंसी को हम ख़त्म करेंगे कहीं पे जाके और इस कंटिजेंसी को जो है, जो ख़त्म होने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि जितनी भी चीज़ को देखते हैं वो कंटिजेंट है, इसको हम रिवर्स करेंगे तो हमें किसी एक ऐसे पॉइंट पे तो जाना पड़ेगा जो इंडिपेंडेंट हो, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट होगा तो वहाँ से चीज़ें सारी चली होंगी ना सर। बिल्कुल यू आर राइट, बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक देखिए मैं करेक्शन कर दूं आपको, मोनिस भाई को एक करेक्शन कर दूं। कंटिंजेंसी और डिपेंडेंसी दो अलग 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 चीज़ें हैं बाय द वे। लेकिन मैंने दोनों डिस्कस इसलिए किए ताकि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा क्लियर हो जाए। मैं अभी इसके अंदर ऐड करूँगा, हाँ मैं इसके अंदर हाँ कॉन्शियसनेस और लाइफ को भी ऐड करूँगा सर, और इसके अंदर हाँ, मैं नहीं एनर्जी आपका को भी ऐड आपका जो करूँगा, क्योंकि आपका जो हमारे पास एक साइंस का कंजर्वेशन फिलू टॉपिक है। इन्हें चलने दें, सॉरी सॉरी फॉर इंटरप्शन। फिलू इन्हें चलने दें, दोनों सही डिबेट कर रहे हैं। आप हाँ थोड़ा नहीं, सा एक मैं रिलैक्स करेक्शंस करें। करता जा रहा हूँ जहाँ पे मुझे करेक्शंस दिख रहे हैं, राइट। जी जी, आप आई नो अदरवाइज वो कि सर, डिस्टॉर्शन हो जाएगी ना। आई नो कि ये सेपरेट फील्ड्स हैं, लेकिन मैं उनको इसलिए कर रहा हूँ ताकि हम थोड़ा सा ब्रॉड होकर सोचें। तो मैंने सर आपसे मोहसिन भाई, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, छोटी सी इल्तिजा है मेरी कि मुझे लगता है कि ये तरीन साहब शायद पहली बार इस चैनल पे आए, और मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज आगे भी आए इस चैनल पे, क्योंकि आप जैसी मतलब जैसा आपका जहन है, जैसे आप समझा सक रहे हैं ना, बहुत मतलब बिना गुस्से के, बिना नाराजगी के, बिना खींच के, एकदम मतलब स्मूथली आप बता रहे हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप फ्यूचर में भी मोहसिन भाई के चैनल पे आइए, और ज्यादा से ज्यादा मतलब आप आए, और हमें भी कुछ नॉलेज मिलता है, कुछ सीखने मिलता है हमसे। अगर आप यस, जी बड़े यू हैं। आर मोस्ट मोस्ट वेलकम हियर सर। मैं आपको बाकायदा तौर पे इनवाइट करता हूँ बिल्कुल बिल्कुल। कि आप, आपके पास जब ठीक टाइम है। हो आप मुझे यहाँ पे ज्वाइन करें। हम लोग तकरीबन 10:30 बजे लाइव होते हैं, और वैसे तो हम 12-1 बजे खत्म कर देते हैं। आज थोड़ा सा हम ज्यादा बैठे हैं, तो हम इसके अंदर मैं एडिशन करता हूँ सर मोनिस दो भाई चीजों कंटिन्यू की। करें इनके साथ, सॉरी सॉरी फॉर हाँ इंटरप्शन, एक कंटिन्यू करें मोनिस इनके भाई साथ। एक चीज़ कह दूं। कंटिन्यू करता हूँ। हमारे टॉपिक के अंदर दो चीजें ऐड हुई हैं। एक हमारे पास कंटिजेंट चीजें आई हैं जिसको कंटिजेंसी कह रहे हैं, और एक हमारे पास आया है सर डिपेंडेंसी।
तो सर इन डिपेंडेंसी को अगर हम ख़त्म करें और इस कंटिजेंसी को अगर हम ख़त्म करें, हमें तो कोई एक ऐसा पॉइंट चाहिए होगा जो नॉन कंटिजेंट हो और जो नॉन डिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट हो वो सर। तो इस इंडिपेंडेंट पॉइंट और इस कंटिजेंसी को जहाँ पे एंड किया जाएगा सर, वो एक उसके साथ हमारे पास एक चीज़ और ऐड होगी यहाँ पे कि हम देखते हैं कि साइंस के कोर के अंदर ये हमें चीज़ मिलती है कि लाइफ ही लाइफ को बर्थ करती है और कॉन्शियसनेस ही कॉन्शियसनेस को आगे जो है ना परस्यू करती है या उसको जो है ना प्रोड्यूस करती है। तो अगर वो पॉइंट कॉन्शियसनेस ना हो तो फिर सर ये कॉन्शियसनेस कहाँ से आती है? अगर वो ज़ात ज़िंदा ना हो, उसके लाइफ़ को जो है ना क्रिएट करने की एबिलिटी उसके पास ना हो, तो लाइफ़ कहाँ से एग्ज़िस्ट करती है? जी, ये तस्वुर है, देखिए ये सारी चीजें आपके तस्वुर इंसान पे डिपेंड करती है। जैसा तस्वुर इंसान होगा वैसे ही खारिज से उसका मिज़दाक मिलेगा। अगर इंसान का जो तस्वुर है वो हयातियाती समझता है अपने आप को, बायोलॉजिकल समझता है, मैटर पे समझता है, एनर्जी की बुनियाद पे समझता है, तो कायनात उसकी मिज़दाक कर देगी पूरी ना, जैसा कि तस्वुर इंसान होता है। तो उमूमन जैसे कि जो लोग ऐसे हैं कि जो समझते हैं कि ये जो कायनात है यही हकीकत है, दरअसल खुदा नहीं है, तो उनकी ये आइडियोलॉजी, इस आइडियोलॉजी का मिज़दाक या उसकी जो वैलिडेशन ये कायनात उसको दे देगी। ऐसा नहीं कि काम रुक जाएगा, काम नहीं रुकता है, पूरी दुनिया चलती रहती है, कायनात चलती रहती है। मगर एक ऐसा भी इंसान हो सकता है जिसका तस्वुर ये होगा कि नहीं, मेरा तस्वुर जो है वो खुदा के हवाले से है या एक एक मखलूक के हवाले से है या एक तख्लीक के हवाले से मेरा तस्वुर है, तो याद रखिए इस तस्वुर का मिज़दाक हमेशा गैर से मिलता है। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि तस्वुर इंसान अगर हयातियाती है, बायोलॉजिकल है, मैटर या एनर्जी पे मौकूफ है, तो कायनात चूँकि इसकी इसकी अल्टीमेट मिज़दाक है, तो वो उसको मिज़दाक करके उसकी तकमील कर देगी। इल्मी तकमील भी कर देगी, हर तजर्बे की तकमील भी कर देगी। लेकिन कोई एक ऐसा भी इंसान है कि जो अपने आप को उस तस्वुर बंदगी में रखता है, तस्वुर मखलूक के अंदर रखता है, तो याद रखिए हर तस्वुर का मिज़दाक उसका गैर से फ़राहम होता है। तो जैसा तस्वुर वैसा गैर उसका मज़दाक करता है। तो आपका तस्वुर इंसान गैर यानी खुदा की बुनियाद पर है, तो खुदा से उसका तस्वुर मिलेगा। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा था पहले कि आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि आप किसी आइडियोलॉजी को पहले लिव करें। दोनों आइडियोलॉजीज को लिव करके देखें, तमाशाई नहीं बन सकते आप, ठीक है ना? आपको एक चीज के अंदर तूफान में जाना होगा और तूफान को समझने के लिए तूफान को के अंदर जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप बात कह के आप तूफान का जायजा लेके उसको बगैर तजर्बा किए बगैर आप उसकी कुछ एनालिसिस कर दें, उससे फारिग हो जाए। नहीं, एक आइडियोलॉजी को मुतलक मानना पड़ेगा, चाहे वो मादी की आइडियोलॉजी हो या गैर मादी आइडियोलॉजी हो, चाहे वो कॉन्शियस की हो, चाहे वो डुअलिटी को हो, चाहे वो सिंगुलैरिटी की हो, चाहे वो खुदा के साथ हो, चाहे वो खुदा के बगैर हो, चाहे वो वेदा की हो, चाहे वो कुरान की हो, यानी खबर वाली। ये वेदा और कुरान जो इल्हामियात वाली है, इस पे खबर आती है, बिल्कुल मुतलक खबर आती है और बड़ी दावे के साथ आती है। कोई भी मजहब अगर होता है तो मजहब में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो ये क्लेम करते हैं, दावा करते हैं कि ये हमें खबर दी गई है और खबर वो खुदा की तरफ से दी गई है, तो वो ज़ाहिर है कि दावा होता है, उसपे वो ज़ाहिर है ये हमारे यहाँ जैसे कि बहुत सारी दीन में मजहबों में यही है कि ये एक दुनिया है, ये एक जिस वक्ती दुनिया है उसका लिमिटेड टाइम है, ये वक्त खत्म हो जाएगा, उसके बाद दायमी एक दुनिया रहेगी जो हमेशा हमेशा रहेगी। तो ये वक्त का जो ब्रेक है, जिसको हम अपनी आंखों से जैसे हम पलक झपकते हैं, ये भी एक सर वक्त का ये एक तो रिलीजन का कॉन्सेप्ट है कि ये दुनिया खत्म होने के बाद जो है दायमी दुनिया एक आएगी जिसके अंदर हमेशा जो सब कुछ अच्छा होगा वो हमेशा के लिए रहने वाली होगी। ये आपके पास कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट साइंस से कहीं से आया है? ये किस तरह आप इसको बयान कर रहे हैं सर? इस साइंस ने तो देखें आपको वहां छोड़ दिया ना, कॉजेशन का जो आखिरी हद थी वो तो बिग बैंग थी ना, फिर उसके बाद बिग बाउंस, नहीं रॉजर सर, बिग पेनरोज। बैंग के बाद हमें बिग क्रंच थ्योरी भी दी गई है, उसके बाद हमें जो है ना रिवर्स थ्योरी के तौर पे एक और रिपल थ्योरी भी दी जा रही है। वहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि जिस तरह ये बिग बैंग हुआ है इसी तरह ये सारी चीज़ें रिवर्स भी होंगी जिसको बिग क्रंच कहा गया है। तो साइंस तो सर वो इस चीज़ के ऊपर बिलीव करती है कि तो उसके ये चीज़ मुख्तलिफ होगी। उसके मुख्तलिफ मॉडल्स है ना, कि वो बिग बाउंस भी है और उसके बाद एक्सपेंशन के भी है कि हम सर किस। बीच में आ गए हैं या एंड पे आ गए, हम वापस अपने पॉइंट को पहले क्लियर कर लें ताकि हम मैंने आपसे 4 चीज़ें बोली, हमें एक इंडिपेंडेंट पॉइंट की ज़रूरत होगी। क्या ऐसा नहीं है सर, जिस तरह हम इस कायनात की और इस चीज़ों की डिपेंडेंसी को देखते हैं, तो ये किसी एक ऐसे पॉइंट से स्टार्ट हुई हैं जो इंडिपेंडेंट हो? भाई लगता बज़ाहिर तो ऐसे ही है, क्योंकि अब तक जितने भी नहीं, चीजें आप जो साइंस बोल ने। रहे हैं इंडिपेंडेंट पॉइंट हो सकता है हम इंडिपेंडेंट पॉइंट के अंदर ही हो।
नहीं, दैट्स नॉट द वे कि हम इस इंडिपेंडेंट पॉइंट के अंदर हो, क्योंकि मैं नहीं, अभी आप वो जो पॉइंट बोल रहे हैं हो सकता है हम उस पॉइंट से बाहर ही ना हो। सर मुझे कंटिन्यू करने देंगे तो मैं कोई पॉइंट क्लियर करूंगा ना, अगर आप ऐसे इंटरप्ट करेंगे तो हम कुछ भी क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो आपने बोला कि सर लगता है ऐसे ही है बाज़ाहिर, क्योंकि देखें अगर आप रिवर्स करते जाएँ, हर चीज़ को रिवर्स करते जाएँ, इन द मीन टाइम आप एक ऐसे पॉइंट पे पहुँचेंगे कि जहाँ पे आपको मानना पड़ेगा कि दैट पॉइंट इज़ इंडिपेंडेंट, क्योंकि वहाँ पे हमें डिपेंडेंसी को एंड करना पड़ेगा सर। अगर ये इंडिपेंडेंसी खत्म नहीं होती तो हम एक लूप में चले जाएँगे, जिसको इन्फिनिट रिग्रेस कहते हैं सर। इन्फिनिट रिग्रेस तो हमें नज़र नहीं आती, क्योंकि हमारी जो भी चीज़ है वो कहीं न कहीं से स्टार्ट हो रही है। अगर हम कायनात को देखते हैं वो स्टार्ट हो रही है, हमारा सोलर सिस्टम स्टार्ट हो रहा है, हम अर्थ को देखते स्टार्ट हो रहे हैं, हमारी लाइफ को देखते स्टार्ट हो रहा है। तो हर चीज़ का अभी तक जो हमारे पास एविडेंस है, जो कलेक्टिव एविडेंस है 13.8 बिलियन ईयर से, तो हर चीज़ का एक ना एक स्टार्ट है। दैट्स मीन कि हमारे पास लेकिन इन्फिनिट भाई रिग्रेस नहीं है। ये तो देखिए, ये तो आप फिर अगेन कि ये आप, मैंने आपको बताया कि टाइम एक रिलेटिव है, टाइम स्पेस एक रिलेटिव है। ये आप सोच रहे हैं ना यहाँ बैठ के दुनिया के अंदर कि टाइम को हम रिवर्स करेंगे या दुनिया को, ये सारी चीजों को रिवर्स करेंगे। अभी आपको मैं किसी और कायनात के अंदर किसी और गैलेक्सी में बिठा दूं कि जहाँ कुछ और वक्त का तायुन हो, कुछ और रिलेटिविटी हो, तो वहां पे कवानीन बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे। फिर रिवर्स और जो है वो फ्यूचर को कैसे डिटरमिन करेगा। फिर मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि डिटर्मिनिज्म खत्म हो गई, फिर रिलेटिविटी आ गई, और अब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि टाइम स्पेस जो है, टाइम स्पेस खुद एक डूम हो चुका है। अब टाइम स्पेस ये नहीं रहा कि हकीकत नहीं रही टाइम स्पेस की, वो हकीकत की जो ये डिटर्मिनेशन अभी है क्वांटम के बाद, ठीक है ना। क्वांटम जो है स्पीड ऑफ लाइट को जो है वो चैलेंज कर देती है ना। स्पीड ऑफ लाइट को हतमी आपको फाइनाइट, आप उसकी एक स्पीड है, उससे आप मुतय्यन करते हैं चीजों के बारे में, उनकी सारे इफेक्ट एंड कॉज को, और उसके सारी चीजों को, उनकी शेप्स को, और ये सारी चीजों को। लेकिन इंटेंगलमेंट के बाद स्पीड ऑफ लाइट को चैलेंज हो गई ना। इंटेंगलमेंट के बाद ये हुआ कि दो पार्टिकल अगर इंटेंगल्ड हो गए तो वो एक दूसरे के साथ शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक रख लेते हैं, और जब शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक कोई एक ऑब्जर्व उसको कर लेता है तो साइमल्टेनियसली, इंस्टेंटेनियसली जो कि दूसरा जो इंटेंगल पार्टिकल है वो अपनी सेम प्रॉपर्टीज को एग्जिबिट कर देता है। तो आपकी ये जो तायुन है कायनात का, ये बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ इम्कानात का जो श्रोडिंगर कैट है, आप उसको जरा गौर से देखिए। तो उस सर क्योंकि देखें मेरे अब साइंस के जो आप कंजर्वेशन लॉ की बात करते हैं, आप ये भी मानते हैं कि बिग बैंग के बाद जो है ना एनर्जी इस दुनिया के अंदर आई, उस एनर्जी से सारा कुछ चलता है। ये तो कंजर्वेशन लॉ के अगेंस्ट नहीं होगी सर? नहीं, कंजर्वेशन लॉ से क्या मुराद है आपकी, मैं समझा नहीं। भाई एनर्जी कैन नॉट कंजर्व्ड बी है, क्रिएटेड, एनर्जी एंड मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड नीदर बी डिस्ट्रॉयड। बस ये तो एक यही मैं टाइमलेस स्टेट ये है दो, हमने। वो हमारे तो पास क्लोज दो, सिस्टम, वो तो क्लोज सिस्टम का उसूल है ना मोनिस वो भाई। नहीं सिस्टम का क्लोज, भी क्लोज सिस्टम एक डिफरेंट चीज है सर। क्लोज्ड इनक्लोज्ड, अगर आप रूल की बात करते हैं तो रूल आपके लिए, आप क्लोज सिस्टम वाला सहारा ना यार आप लीजिए, एक प्लीज सहारा लेने निकाला ना का। करें ना किसी को जब सर आप गुफ्तगू हो इंटरप्ट रही ना है, करें, राइट। आपके टाइम पे मैं आपको बोलने दूंगा ना, आप ना इंटरप्ट सर ये करें ना, आप इंटरप्ट आप नहीं गलत करें बात ना आप। बोलेंगे तो फिर बिल्कुल। आपको अरे फिर आप बताना इंटरप्ट तो नहीं पड़ेगा करें, ना, दो आप बंदे अलग की बात बात चल बोल रही रहे है, हैं। आप अभी नहीं आप थोड़ा करेंगे, रुक जाए। जब दो लोग बात कर रहे हैं पहले कंप्लीट करने दें, फिर बोलिएगा ना सर। मैं कितनी बार नहीं रिक्वेस्ट तो कर चुका हूँ आपसे। फिर दूसरों को मौका ही नहीं मिलेगा ना आपको सर मैं बताने आपको का मौका गलत दूंगा, बात। सर मैं आपको मौका दूंगा, थोड़ा सा वेट कर लें आप, प्लीज अच्छा। थोड़ा सा मैं वेट कर आखिरी, मैं ये आखिरी बात आपकी अच्छी बात की कंजर्वेशन की, देखिए सिर्फ अब ये एक बात सिर्फ इतनी ही रह गई है कि मैटर और एनर्जी आपस में मैनिफेस्ट होते हैं, बस। अब वो कंजर्व्ड है, मैटर भी कंजर्व है, एनर्जी भी कंजर्व है, ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ सूरतें बदलते रहते हैं। कभी मैटर एनर्जी बन जाता है, कभी एनर्जी मैटर बन जाता है। ये टोटल मुसल्लमा है जिसको इजिकल टू एम सी स्क्वायर के अंदर बताया। सी स्क्वायर, सी को स्क्वायर के साथ इसलिए लगा दिया क्योंकि वक्त के साथ आज आज आप खड़े हैं, तो हमने ये बता दिया कि मैटर में जितनी कंजर्वेशन हो सकती थी एनर्जी की, वो हो गई है। लेकिन जाहिर है अब जैसे जैसे मामला आगे चल रहे हैं तो वो या तो या तो मैटर एनर्जी में मैनिफेस्ट हो रहा है, या एनर्जी मैटर में मैनिफेस्ट हो रही है। ये टोटल मुसल्लमा अब हमारे सामने आ चुका है। अब कंजर्वेशन है कि क्या है, ज़ाहिर है महफूज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, तो मैटर भी नहीं बन सकता, ना एनर्जी बन सकती है, ना डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो ये कायनात का ये एक मुसल्लमा मुतय्यन हो चुका है, और उसके ऊपर कोई कलाम नहीं है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ये जो, हम आपसे ये कह रहे हैं कि मैटर और एनर्जी का जो ये जो इंस्टेंस है, जो क्वांटम के हवाले से हम कहते हैं कि क्वांटम के अंदर अगर एक चीज जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती, यानी अपने होने के सारे इम्कानात अपने अंदर वो महफूज रख रही है, और उसके होने के इम्कानात का वो इजहार और उसकी मैनिफेस्टेशन सिर्फ वो इसलिए उस वक्त करती है जब तक उसको ऑब्जर्व नहीं किया जाए, यानी ऑब्जर्व करने वाला उसका मुतय्यन कर रहा है उसकी पोजीशन, उसका मोमेंटम, ठीक है ना। वरना तो वो अपने सारे तमाम तर इम्कानात, होने के सारे इम्कानात के साथ वो अपनी पोटेंशियलिटी के साथ मादूम है,
मौजूद भी नहीं है। अब आप गौर से सुने बात को, मादूम है, यानी कि ये क्वांटम फील्ड्स बेसिकली वर्चुअल हैं, वर्चुअलिटी में रहती हैं और वो पोटेंशियलिटी के साथ मादूम हैं। उनका मौजूद होना डिपेंड करता है ऑब्जर्वर से, ठीक है ना। जब ऑब्जर्वर उसको डिपेंड करता है तो वो अपनी किसी एक एक पोजीशन को वो डिटरमिन करके एक तयन कर लेता है। हम आपसे ये कह रहे हैं कि जब से कायनात बनी है, बिग बैंग, और जब से ये सब कुछ मामलात हुए, उसके अंदर ये जो एक आपको नजर आ रहे सितारे, चांद वगैरह, हम सब सारे सारे, ये सारे के सारे बहुत सारे इम्कानात के अंदर से एक एक का तयन है। और हर तयन के बाद एक वजूद की एक नई लेयर खड़ी हो जाती है जो कि पिछली निचली लेयर से नावाकिफ होती है, और वहां के उसूल भी मुख्तलिफ होते हैं। लेकिन क्रोमोडायनेमिक्स के उसूल डिफरेंट हैं। जो 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 एटॉमिक लेयर्स चल रही हैं, जो लहरें चल रही हैं, उनके उनके मुख्तलिफ कवानीन हैं। मगर जब वो कोलैप्स हो जाती है तो वो दूसरी लेयर बना लेते हैं, फिर वो मजीद कोलैप्स होकर तीसरी लेयर बनाते हैं। हर लेयर ये तय दर तय तर दे तर दे, और ये वर्टिकैलिटी में एक ऑब्जर्वर है। वर्टिकैलिटी में एक ऑब्जर्वर है जो कि मुख्तलिफ मुख्तलिफ लेयर्स ऑफ एग्जिस्टेंस को कोलैप्स करके एक और लेयर बना लेता है। गॉट माई पॉइंट। तो ये जैसे हमने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हमने देखा कि उसमें इस बात को साबित किया गया कि भाई एक फोटोन छोड़ा उन्होंने, या इलेक्ट्रॉन की एक बीम मारी और डबल स्लिट किया उसको ये जानने के लिए कि या ये लहर है या जर्रा है। तो जब उसको नहीं देखते थे तो वो इंटरफेरेंस पैटर्न बना लेता था, लेकिन जैसे ही उसको देखते थे तो वो तयन कर लेता जर्रे का। तो आपके देखने से उसने इस बात को बताया कि जब आप देख रहे हैं तो वो जर्रा बन जाता है अपनी तो पोटेंशियलिटीज के साथ। इससे तो सर मुझे ये परसेप्शन मिलता है कि आप कह रहे हैं कि ये हम जो कुछ भी कायनात के अंदर देख रहे हैं सब कुछ इल्यूजन है सर। बिल्कुल इल्यूजन है, बिल्कुल। अब मैंने आपसे ये कहा ना, खुदा को साबित करने से पहले कायनात को साबित करें, फिर बात होगी। तो इस हिसाब से तो फिर हम भी सर एक कहने को हम जिस तरह के हमें, क्योंकि रिलीजन में भी हमें इस चीज़ के कंसेप्ट मिलते हैं कि इंसान की जब आंख खुलेगी तो तब उसको पता चलेगा कि वो रियलिटी में एग्जिस्ट कर रहा है, अभी तो वो ख्वाब देख रहा है। मतलब कि ये बिल्कुल तो हमें रिलीजन ने भी इस चीज़ का तारुफ कराया है कि हम इस वक्त जो है ना एक इल्यूजन में, एक टेस्ट के अंदर से गुजर रहे हैं। और व्हेन वी आर, कि जब हमारी आंख खुलेगी तो तब हमें रियलाइज होगा कि दैट वाज जस्ट अ ड्रीम, दैट वाज लाइक अ ड्रीम। तो जिस इल्यूजन की आप बात कर रहे हैं सर, वो साइंस तो अगर उस चीज़ को कहती है कि ये एक इंसान के देखने के ऊपर डिपेंड करता है, ये उसके परसेप्शन पे डिपेंड करता है। तो इस चीज़ को हाँ, थोड़ा-सा मतलब एक्सप्लेन करें। एक पॉइंट आपने बोला कि हमें दिखने में ऐसा लगता है कि कोई एक इंडिपेंडेंट पॉइंट होना चाहिए, उसको भी थोड़ा-सा एक्सप्लेन कीजिएगा सर। ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के अंदर जब डिफरेंस ना रहे ना तो फिर इल्यूजन आ जाता है। अगर आपके जहन के न्यूरॉन्स की जो ट्रांसमीटर्स हैं, वो जो ट्रांसमीटर जो आपको परसीव करके देते हैं, वो हतमी नहीं है, वो यकीनी नहीं है, वो हकीकत नहीं है, वो परसेप्शन, ठीक है ना। तो जब ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के अंदर कोई फर्क है, आप मुझे एक बात बताएं कि किसी लहर को, कोई एक ऐसी लहर है तो जो जर्रा हम जिसको कह रहे हैं, वो जब हम उसको एक तरीके से परसीव करते हैं तो वो अपनी एक फॉर्म को एग्जिबिट करता है, ठीक है ना, अपनी फॉर्म की एग्जिबिशन करता है। बाकी जितने भी पोटेंशियलिटीज जो उसकी एग्जिस्टेंस के हैं, जो मुख्तलिफ फॉर्म्स रखते हैं, वो कहीं और ऑब्जर्व हो रहे हैं और कहीं और डिटर्मिन हो रहे हैं और कहीं और कोलैप्स हो रहे हैं। गॉट माई पॉइंट। तो तो ये जो चीज है कि जिसको आपने हतमी मान लिया है कि ये हतमी है, तो हर हतमी जो फैसला कर लिया जाता है तो उससे उसको बदला क्यों जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि दुनिया की डिटर्मिनिज्म की एक बात की है कि दुनिया एक डिटर्मिनिस्टिक है। न्यूटन ने लिपलास के वक्तों के अंदर कहा कि हमने तय कर लिया सारा मामला, इमोशन के कवानीन, हरकत के कवानीन ये हैं, हम तय कर चुके हैं, अब हमें मुस्तकबिल का पता है। मतलब इसका मकसद ये होता है ना कि अनसर्टेनिटी जो आप कह रहे हैं खत्म हो। उनको पता है भाई हमारा एक ऑब्जेक्ट है कि वो चल रहा है तो हमेशा चलता रहेगा, अंदर से कोई फोर्स उसके ऊपर अप्लाई ना हो, या कोई ऑब्जेक्ट अगर रुका हुआ है तो वो रुका ही रहेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई ना हो। और उन्होंने कहा कि ठीक है, हमको पता लग गया कि अगर दो चीजें हमें पता हो तो तीसरी हम मालूम कर सकते हैं, एफ इज इक्वल टू एम है। और ये सारी एब्स्ट्रैक्शन के अंदाजे थे, क्योंकि एम जिसको वो मास कह रहे हैं वो बेसिकली इनर्शिया है, ठीक है ना, इनर्शिया की कैलकुलेशन है, क्योंकि उसके अंदर एक्सिलरेशन बेसिकली है। तो वो जो फोर्स जिसको हम कह रहे थे, ये एक उनकी डिटर्मिनेशन थी, एक थी उनका कि हम हमारे हिसाब से हमने तय कर लिया कि अब हमको मुस्तकबिल पता लग गया कि ऑब्जेक्ट अगर कोई है तो उसकी अगर कोई हमें पता है कि ये इसके दो कवानीन है, मोशन के कवानीन एप्लीकेशन टू एम ए है, और दूसरा कवानीन हमारे पास उसके है ग्रेविटी के कवानीन है। मगर जब जैसे जैसे सिस्टम के अंदर जो डिटर्मिनिज्म वाले, जैसे कि अब ये थर्मोडायनेमिक्स वाले जो मामला आता है, तो जब फ्लूइड मैकेनिक्स की अगर बात आई, उसके अंदर ये कवानीन फेल हो गए।
क्योंकि उसको इनिशियल कंडीशन का पता ही नहीं है ना, तो वही मैं एक ऑब्जेक्ट और सवाल आपसे रेज़ करना चाहता हूँ सर, क्योंकि मेरे जैसे बंदे को ये पता है कि जो फोटॉन्स हैं या जितने भी पार्टिकल्स हैं, ये एनर्जी के छोटे-छोटे पैकेट्स हैं। इन द मीन टाइम वो एनर्जी ही है, लेकिन हमें वो एक पार्टिकल की शक्ल में नज़र आता है, क्योंकि उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे उसका चार्ज, मास, मोमेंटम, स्पिन वगैरह ये चीज़ें, जिससे हमें पता चलता है कि वो एक पार्टिकल के तौर पे हमें जो है ना नज़र आ रहे हैं। लेकिन इन द मीन टाइम जब हम देखते हैं तो वो एनर्जी के ही पैकेट्स होते हैं। तो देखा जाए तो कायनात की हर चीज़ यहाँ पे जो है ना हमें एनर्जी नज़र आ रही है, लेकिन उस एनर्जी को जो है ना प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं। तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये आएगा कि ये प्रॉपर्टीज़ कहाँ से आई हैं? कहाँ से ये प्रॉपर्टीज़ जो है ना रेज़ की गई हैं? कहाँ से पुट की गई हैं? ये किस तरह जो है ना ये एग्ज़िस्ट करती हैं? देखिए, इसकी दो बड़ी क्लासिफिकेशन है। अगर आपको स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स अगर का जो आप मॉडल देखेंगे ना, तो उसमें दो क्लासिफिकेशन है। हाँ, ये इस तरह नहीं है कि एनर्जी और वो, मैं इसकी अब आपको इन्होंने आपको दो थोड़ा-सा कट करूँगा सर, सुनने वालों के लिए आप बता दें कि टोटल अभी तक जितने डिस्कवर हुए हैं, वो पार्टिकल्स कितने हैं? ताकि उनको थोड़ा-सा उनकी अंडरस्टैंडिंग में भी ये चीज़ आ जाए। दो दो बड़ी क्लासिफिकेशन है। एक फर्मियन की क्लासिफिकेशन है कि जो मैटर को करते हैं, और एक बोसॉन की है। वरना तो वो आप देखेंगे फर्मियन की कैटेगरी के अंदर फिर जो है वो इलेक्ट्रॉन भी आ जाते हैं, एंटी इलेक्ट्रॉन वगैरह वगैरह, बहुत सारी प्रोटॉन भी आ जाते हैं, न्यूट्रॉन भी आते हैं, और ये सारी चीजें अंदर फिर जो है क्वार्क्स भी आ जाते हैं, ये मैं ग्लूऑन्स भी स्क्रीन आ दिखा रहा जाते हूँ, हैं। इसी की बात कर रहे हैं ना सर आप? अ, नहीं, स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल्स, जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आप इसको लेफ्ट पे अगर आप देखेंगे ना, ये क्वार्क्स तो है ऊपर, लेकिन ऊपर देखिए आप, वो ऊपर फेरमियंस हैं देखिए। और जो एनर्जी वाले हैं वो बोसॉन्स हैं सर। हाँ, आगे ये फर्मियन और बोसॉन, ये दो बड़ी कैटेगरीज हैं। जो ग्लूऑन है, ये क्वार्क्स क्वार्क्स के जो है फोर्स कैरिंग पार्टिकल्स है, ठीक है। फोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन के फोर्स कैरिंग पार्टिकल्स है, ठीक है। फिर ये हिग्स जो है, ये ग्रेविटी की है, और हिग्स जो है ये वेट देती है, ठीक है। और ये ग्रेविटॉन अभी तक देखिए हमारे पास सबसे बड़ा अलग ये सब ये है, सब कुछ पार्टिकलाइज पर, मतलब स्पीड में हमें देखने की आदत है, तो हमने ये गोल गोल बना दिए। लेकिन अभी तक देखिए आपके हाथ में ग्रेविटी अभी तक नहीं आई है, ग्रेविटी का कोई ग्रेविटॉन अभी तक नहीं मिला है, ठीक है ना। ये ग्रेविशन जो इन्होंने लिखा है असल में ये मिला नहीं है, ग्रेविटॉन है, ये हाइपोथेसिस है इन्होंने कहा, ठीक है ना। तो तो ये इसकी पूरी स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स। अब इसमें अप डाउन चार्म वगैरह ये सारी इन्होंने ये एब्स्ट्रैक्शंस है, इन बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए ये हमने सिर्फ नाम दे रखे हैं। तो अगर ज़ाहिर है इनकी प्रॉपर्टीज के डीप डाउन जाएंगे तो उसकी पता लगेगा कि बेसिकली इनका बिहेवियर क्या है। तो अब चूंकि हमें नाम रखने की आदत है, लफ्ज जो होते हैं, क्योंकि माने और लफ्ज का भी एक मामला है, तो हम वो लफ्ज रखते हैं कि जो काबिल शनाख्त हो हमारे लिए, जो हमें आसानी से समझ में आ जाए। ये वो लफ्ज हैं अप डाउन। हालांकि अप डाउन जो है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका है, ठीक है ना, क्योंकि वो जाहिर है कि वो साइमल्टेनियसली अप डाउन होता है वो, ठीक है ना। आपको ये बात तो पता है ना, साइमल्टेनियसली रहता है, कोई एक एक तो इसमें नहीं सर होता यहाँ कि से वो। हमें एक कॉन्सेप्ट मिलता है कि जितना भी मैटर है या जितनी भी फोर्सेस हैं, दे आर कैरिड फ्रॉम शेप ऑफ, मतलब कि एक पैकेट्स की शक्ल में जो है ना ट्रैवल करती हैं या कैरी करती हैं, जिनको कैरियर जो होते हैं जितने भी, उनको हम पार्टिकल कहते हैं। और इन पार्टिकल्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि सेपरेटली उनको जो है ना आइडेंटिफाई करने के लिए हमें मिलती है। अभी तक हमने जितनी भी तरक्की की है, हमें ग्रेविटॉन पार्टिकल जो है डिस्कवर नहीं हुआ। तो इसी तरह क्या मैं कह सकता हूँ सर कि जो लाइफ है उसका भी कोई वाइट्रॉन पार्टिकल होगा जो हमें डिस्कवर तो नहीं हुआ, लेकिन उसके थ्रू हमारी लाइफ को कैरी किया जाता है, और जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं वो उस फील्ड के अंदर, क्योंकि हमें ये भी पता है कि जितने भी ये पार्टिकल्स हैं ये अपनी फील्ड के अंदर जो है ना ट्रैवल करते हैं, या उसके अंदर जो है ना ये एग्जिस्ट करते हैं। तो उस हिसाब से हम ये भी कह सकते हैं कि लाइफ की भी कोई फील्ड होगी, और वो एक, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट एक नाम देता हूँ कि एक वाइट्रॉन पार्टिकल है जो वाइटलिटी को जो है ना कैरी करता है, और उसके थ्रू जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं वो उसको हमें फील होता है कि वो अलाइव हैं, या वो उसके इंटरेक्शन के थ्रू हमें पता चलता है कि वो जिंदा है। तो इसको अगर हम देखा जाए, क्योंकि बहुत से साइंसदान जैसे रूपर्ट शेल्ड्रॉक की बात करें तो वो ये कहता है कि जो कॉन्शियसनेस और जो माइंड है वो बियॉन्ड द बॉडी एग्जिस्ट करता है, वो भी एक फील्ड की बात करता है। तो इसी तरह अगर हम दो फील्ड बनाएं जिसके अंदर लाइफ और कॉन्शियसनेस की अलग अलग फील्ड हों, तो हमें फिर ये भी पता चलेगा जिस तरह कायनात के बाकी चीजें ऑपरेट हो रही हैं, इसी तरह लाइफ और कॉन्शियसनेस भी ऑपरेट हो रही है। देखिए ये बहुत बड़ा इतना बड़ा सवाल है कॉन्शियसनेस का, यानी कि अब ये डुअलिटी वाला जो एक फलसफा है, तस्वुर है, ये एग्जिस्टेंस के तीन है बेसिकली ना। एक तो ये कि एक सिंगुलैरिटी में मैटर ही सब कुछ है, ठीक है। एक ये कि नहीं, मैटर जो है वो मैनिफेस्टेशन है किसी एक हकीकत की, ठीक है ना। जो हकीकत बियॉन्ड है, मैटा है, कॉन्शियस कह लें, मैटा कह लें, रूह कह लें, आत्मा कह लें, जो भी आप उसको नाम देना दे दें, जमीर कह लें, जर्फ कह लें, अना कह लें, जो भी कह लें,
वो ये है कि पीछे एसेंस कुछ और है और आगे की तरफ उसकी मैनिफेस्टेशन कुछ और है। तो ये ज़ाहिर है एक फ़लसफ़ा है, अब इसको उसको आपको लिव करना पड़ेगा ना, लिव करके जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, तो वो लोग हैं ना ऐसे कि जो ये बात क्लेम करते हैं दूसरी तरफ, ठीक है ना? तो जी अब सर, इसमें अगर देखिए लाइफ को आप बचा अगर यूनिवर्स के अगर हम रूल को देखें, हमें जो ये चीज़ें अभी तक नज़र आ रही हैं, जितनी डिस्कवर हुई हैं, उससे तो हमें यही मिल रहा है कि एक फ़ील्ड है, उस फ़ील्ड के अंदर पार्टिकल्स हैं और वो फ़ील्ड ही उस चीज़ को कंटिन्यू करने का काम करती है। जैसे कि हम फोटॉन्स को देखते हैं, फोटॉन अपनी फ़ील्ड में कैरियर हैं, ग्रेविटी को देखते हैं, वो अपनी इसमें हिग्स की भी एक फ़ील्ड है सर, वहाँ पे जो है ना जितने भी इंटरेक्शन मैटर की उसके साथ होती है, वो उतना हैवी दिखता है हमें। इसी तरह हम जो है ना बाकी जो क्वार्क्स वगैरह मैटर्स को देखते हैं, तो अब हमें मैटर भी इसीलिए नज़र आता है कि वो हिग फील्ड के साथ देखिए जितना इंटरैक्ट कर रहा होता है उतने हमें मैटर भी जी। मैं इसकी और थोड़ी एक्सप्लेनेशन कर दूं कि देखिए ये जो पार्टिकलाइजेशन है, डिस्क्रीशन है, जो हमारी आदत है देखने की लोग चीजों को क्वांटाइज्ड तरीके से ना, ये हमारी आदत है। एवोल्यूशन ने हमें चीजों को फोकस करने के लिए चीजों को क्वांटाइज करने की आदत बना दी है। अब ये आदत जाते जाते जाएगी और अब चली गई है। अब ये बेसिकली अलग अलग कोई पार्टिकल्स नहीं है, ठीक है ना? अभी कहा जा रहा है, लेकिन अभी पूरा पैराडाइम शिफ्ट होगा, लेकिन उसके लिए हमारे पास प्रॉपर मैथ्स अभी अवेलेबल नहीं है, उसके ऊपर काम हो रहा है, ठीक है ना? जो कुछ देखिए न्यूटन के साथ भी ये हुआ था कि न्यूटन से पहले की जो साइंस, जिसको सो कॉल्ड साइंस या फिलोसफी ऑफ साइंस कहते थे, उसके लिए जो इस्तेलाहात, जो टर्म्स और जो चीज जो सिंबल इस्तेमाल होते थे, वो उसके नए जो उसकी सोच जो उसके मुताबिक उसको ढालने में उसको बहुत वक्त लगा, जो कि अब उसको कोई पढ़ता भी नहीं है, ज़ाहिर है वो गैर मानूस है, हमको पता नहीं है उसके बारे में। लेकिन इसी तरीके से अब भी ये सूरत हाल है कि हमें चीजों को क्वांटाइजेशन में, डिस्क्रीशन में देखने की आदत है ना। इसीलिए न्यूटन ने आखिर में बाद में जाके जब 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 फ्लूइड मैकेनिक्स जब आए, तो उसने जो है थर्मोडायनेमिक्स के हवाले से कैलकुलस को उसने वो किया कि कंटिन्यूअस मूवमेंट या कंटिन्यूटी को जो है वो डिस्क्रिटाइजेशन के अंदर देखने के लिए हम क्या करें, ये उसका सबसे बड़ा मसला था। आज भी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जितने भी फील्ड्स हैं, ये फील्ड्स हैं, इसकी लहरें हैं, और ये हर लहर दूसरी लहर से मुमताज है, अलग है, इस ठीक है ना? और ये जब एक्साइट होती है तो वजूद बनता है। यानी दो मादूमियत के बीच में अगर कोई चीज छलक आए, तो ये छलकना आपका वजूद है। तो ये जो चीज जब ये फील्ड्स एक्साइट होती है ना, छलकती है, तो छलकने के बाद ये वजूद बनाती है। तो अब बात ये है कि हकीकत क्या है, वो मादूमियत हकीकत है या ये छलकना हकीकत है? अब इस छलक के अंदर हम भी हैं, तो अब छलक की होने के अंदर जब हम हैं, तो हम उसी एतबार से उसकी ताबीर करते हैं। तो यहाँ हम मार खा जाते हैं, इसीलिए हम तो एब्स्ट्रैक्शन। मेरा मेरा यहाँ पे सर एक और क्वेश्चन आता है, इसकी जो डिफरेंट ये प्रॉपर्टीज डिफाइन की गई हैं, ये प्रॉपर्टीज कैसे डिफाइन की? ये तो नेचर एंड बिहेवियर ज़ाहिर है, ये तो एक पूरा तो इल्मी जब एक यूनिवर्स एवोल्यूशन। थी ये फिर नेचर कहाँ एग्जिस्ट करती थी सर? जब यूनिवर्स नहीं थी तो नेचर कहाँ एग्जिस्ट उबैद, आपकी एक फंडामेंटल अजम्पशन है यहाँ पे, सॉरी एक सेकंड, 10 सेकंड लूँगा। आपकी एक फंडामेंटल अजम्पशन है मोनिस भाई एवोल्यूशन को सही मानते हैं। आई डोंट थिंक कि वो केस है। तो आपने जो ये बयान किया है ना कि ये हमने एवोल्यूशनरी हमारा एक वो है, आई डोंट थिंक कि मोनिस आपसे एग्री करेंगे, पर ये मोनिस भाई बताएंगे इसको। मेरे मेरे क्वेश्चन को पहले कंटिन्यू कर लें ताकि मैं अपने टॉपिक से ना हटूं। मेरा था सर, ये प्रॉपर्टीज किसने डिफाइन किया? आपने कहा नेचर से आई हैं, तो जब यूनिवर्स नहीं थी तो सर नेचर कहाँ एग्जिस्ट करती थी? देखिए ये फिजिकल कवानीन जो है, तो ज़ाहिर है जब यूनिवर्स नहीं थी तो देखिए अब उसके लिए आपको तसव्वुर साज़ी तख़य्युल करना पड़ेगा ना। आप बियॉन्ड तसव्वुर, आपकी एक ख़याल की और एक तसव्वुर की, तख़य्युल की एक ऐसी सलाहियत इंसान के पास, ये एबिलिटी है बेसिकली ना। ये एबिलिटी इस्तेमाल करता है इंसान, उसको लिव करता है ना। तो अगर उसका मिज़दाक उसको कोई एक्सपीरियंस होता है, महसूस होता है, तो फिर वो ही उसको साबित करेगा, भाई मुझे तो अब तक कोई इसका मिज़दाक वैसे नहीं मिला। लेकिन मुझे एज़ ए होल डुअलिटी वाली जो जो एग्जिस्टेंस की जो जो हकीकत की जो जो वो डॉक्ट्रिन है, ये मुझे ज्यादा जो है हकीकी लगती है कि खुदा है, ठीक है, और खुदा ने इस पूरी कायनात को बनाया। देखिए मेरी जिंदगी का एक मकसद, जाहिर है हर इंसान का मकसद है कि वो किसी ऐसी आइडियोलॉजी को ऑप्ट करे कि जिससे उसकी जिंदगी सहल हो। इंसान अपनी जिंदगी को सहल और आसानी से गुजारना चाहता है और फाल गुजारना चाहता है। तो अगर मैं अपनी एग्जिस्टेंस के हवाले से कोई ऐसी आइडियोलॉजी को अगर मैं ऑप्ट कर लेता हूँ, कंडीशन करता हूँ अपने आप को, जिससे मुझे मुतमईन हो जाता हूँ, मुझे किसी को साबित तो नहीं करना ना, मुझे तो अपनी जिंदगी को अखलाकी तौर पर बेहतर करना है, मुझे अपनी जिंदगी को जो है वो एस्थेटिकली अच्छा करना है, फाल करना है।
तो मैं उस आइडियोलॉजी को ऑप्ट करूंगा कि जो मेरे लिए सहल जिंदगी गुजारने का एक था, क्योंकि मुझे पता है मेरा टाइम लिमिटेड है, मेरा वक्त लिमिटेड है। तो मैं इधर उधर की टामक टोलियां करने से बेहतर है कि मैं किसी ऐसी आइडियोलॉजी तो को सर यहाँ ऑप्ट पे करूं। मैं एक रैशनल एक क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगा। जैसे आपकी बातें हमने सुनी, बहुत बहुत बढ़िया एक हमारी जो ना कन्वर्सेशन हुई, इतनी अच्छी गुफ्तगू मैं मोस्टली सीख करता हूँ। मेरी एक बार केपी से इस तरह की गुफ्तगू हुई थी, एक नवीन नाम के न साहब आए थे, उनसे मेरी बात हुई थी इस तरह। एक आपसे मेरी इस तरह बात हो रही है। आपने मेरे वैसे इस क्वेश्चन को तो एड्रेस नहीं किया कि नेचर कहाँ एग्जिस्ट करती थी जब कायनात नहीं थी, तो वो बात वहीं पे रहेगी। लेकिन मैं फिर एक बात करता हूँ कि चलें, अल्टीमेटली आपने बोल दिया कि इससे मुझे एक चीज़ मिल गई है कि एक क्रिएटर है जिसने इन प्रॉपर्टीज़ को, इन फिजिक्स के लॉ को, इन कवानीन को, इन चीज़ों को डिफाइन किया है। आप यहाँ तक एग्री करते हैं। इन चीज़ों से मैं एक चीज़ लेता हूँ कि सर मुझे एक ये बताइए कि आपके पास एक शॉर्ट टाइम इस दुनिया के अंदर मिला है, उसमें आपके ज़िंदगी का आपका क्या पर्पस ऑफ लाइफ है? आपके होने का क्या मकसद है? इल्म, इल्म, सिर्फ इल्म। अब चाहे आप तसव्वुर अपना तसव्वुर इंसान अगर आप कोई भी रखें, अगर आपका तसव्वुर या जैसे मैंने कहा कि मटीरियल है, मैटर है, हयातियाती है, तो आप इनके जरिए एग्जिस्टेंस को जाने, ठीक है ना। और अगर आपका तसव्वुर इंसान जो भी आप तसव्वुर रखें, तो मेरा अल्टीमेट मकसद इंसान का इल्म है, ताकि वो अपनी ये मेरे ख्याल से बहुत बेहतर जवाब है। तकमील पूरी कर सके। देखिए तकमील तो करनी है ना, तकमील इल्म के बगैर नहीं हो सकती। अब ज़ाहिर है, अब ये अगर सवाल है ना, नहीं मैं अगर आपके इसमें सवाल में एक एडिशन करूं जवाब में सर, क्या ऐसे होगा कि अगर हम इसको कहें कि उस इल्म की बुनियाद पे इंसान की वैल्यूएशन चेक की जा रही है इस लाइफ के अंदर, क्या मैं सही हूं सर? नहीं, इल्म से मुराद अब पहले तो इल्म को तय करना पड़ेगा ना, कि इल्म की डेफिनेशन भी तो पहले तय करनी पड़ेगी ना, कि भाई इल्म खुद है क्या, बेसिकली ना। इल्म का इल्म की अपनी डेफिनेशन क्या है? इल्म का ज़ाहिर है फिर उसकी डेफिनेशन भी उसकी तसव्वुर की मुताबिकत से होगी, कि इंसान अपने बारे में बांधेगा कि इल्म, अगर वो अखलाकी वजूद के हवाले से कोई एक तसव्वुर बांधेगा, तो उसका पूरा इल्म जो है वो उसी तसव्वुर की तस्दीक में लगता रहेगा, ठीक है ना। और अगर जैसा तस्वुर अगर उसका वैसा हयातियाती होगा, तो फिर उसकी तस्वुर की तस्दीक में रखता रहेगा। तो ये रिलेटिव इंसान की कुछ चीजें होती हैं, लेकिन बड़ा जो मकसद है ना इल्म, वो खुदा की तस्वुर के बगैर हासिल नहीं हो सकता। अगर इंसान को फाल जिंदगी गुजारनी है, अगर इंसान को जो है एक वैल्यूएबल, जिसको आप कह रहे हैं, या अपने पोटेंशियल को पूरा एग्जिबिट करना है बगैर किसी जबर के, तो उसमें फिर आपको प्रेमिसेस को बड़ा करना पड़ेगा। और प्रेमिसेस सबसे बड़ा जो है वो सबसे बड़े के साथ जुड़ के ही हो सकता है, और वो है खुदा, ठीक है ना। तो अब उसपे ज़ाहिर तनाजुर है, खैर और शर उसमें आएगा कि फलाने को तकलीफ हो गई, फलाना मर गया, बच्चा मर गया, जलजला आ गया, फलाना हो गया, खैर और शर के अपने तनाजुरात हैं उसके अंदर, इंसान की अपनी। ज़ाहिर है कि अगर उसका हयातियाती वजूद तसव्वुर अगर होगा, तो उसको तकलीफ तो होगी। लेकिन अगर इसका कोई ऐसा तस्वुर है जिंदगी का कि यार ये एक वक्त है कि जिसके अंदर तगय्युरात है, तब्दीलियां आती रहेंगी, मुख्तलिफ चीजें होती रहेंगी, खैर और शर के मामला आपके पर्सपेक्टिव के हवाले से आप उसको परसीव करेंगे, और आपका अगर ये है कि ठीक है, इसके बाद अजर और जजा सजा की बात होगी, उसके अंदर जन्नत या दोज़ख का फैसला होगा या जवाबदेही होगी, तो ये आपका तसव्वुर है ना। फिर आप उस हवाले से खैर और शर की आप ताबीर करेंगे। हम ये कहते हैं कि हमारे हिसाब से तो जो खुद भी इंसान के अंदर जो दुनिया के जो तकालीफ होती है, वो हिकमत के हवाले से हम कहते हैं कि ये एक स्कीम ऑफ बीइंग है, ठीक है ना। एक स्कीम ऑफ बीइंग है कि जिसके अंदर ये चीजें होती हैं, और स्कीम ऑफ बीइंग के अंदर अगर मजहब ने हमें ये कहा कि हर हाल में तुम्हें तकलीफ है तो तुम ये करो, फलाना है तो ये तुम ये शुक्र करो, सब्र, ये दो लोकेल हमने बता दिए दीन में या मजहब ने, हर मजहब ने बताए, सब्र है और शुक्र है, ठीक है ना। तो उसमें यह है कि सब्र और शुक्र, या हर हाल में खुश रहो, मुतमईन रहो, खुदा से अपनी ताल्लुक बनाओ, या उससे अपनी बात करो, या उससे अपने ताल्लुक को मजबूत करो, वगैरह वगैरह। ये मैं उस फरोई मामलात को नहीं कह रहा कि जो हम अगर हम कोई इबादतें करते जाके उसका एसेंस नहीं होता है, वो सिर्फ एक आदत के तौर पे होती है कि जाके हम इबादतें करते हैं, लेकिन हमने बंदगी को रियलाइज नहीं किया है ना, असल में उसकी एसेंस को फील नहीं किया। अगर हम उसकी एसेंस को फील कर लें अगर, और उसको मुस्तकिल एक प्रोसेस के तौर पर फील करना शुरू करें, तो हमें बहुत जल्द ये बात पता लग जाएगी कि खैर और शर के हवाले से जो हम ताबीर करते हैं जिंदगी की, ये दुनिया की, और खुदा के हवाले से हम फैसला सुना देते हैं इसके होने या ना होने पे, या उसके मुकम्मल या परफेक्शन होने या ना होने के हवाले से, तो ये बहुत ही आमियाना किस्म की एक ताबीर होगी। तो ये है कि ये बात तो सभी जानते हैं कि जिंदगी से बड़ी हकीकत मौत है, ठीक है ना। जिंदगी, अभी मैंने आपको बताया कि क्या है जिंदगी, और बात ये आपने लाइफ का भी कहा।
तो लाइफ की डेफिनेशन भी अब जो है वो नए सिरे से तय करनी पड़ेगी, क्योंकि जो है एग्जिस्टेंस के अंदर कोई भी एक लाइफ जो है वो, जैसे हमारे यहाँ कुछ तकसीम है, कैटेगरीज हैं, और ये तो कैटेगरीज को एक ही, जैसे नबातात यानी कि पौधे हैं, और जमादात यानी कि ये पत्थर वत्थर वगैरह, ये सारी चीजें हैं, ठीक है ना, और इंसान है, हैवान है, ये सारे जो कुछ भी। और इनमें जो सबसे निचली सतह के ऊपर जो चीज है, कॉन्शियसनेस, जो बेसिकली ना अपने मुख्तलिफ दर्जात के साथ वजूद को ओढ़ती है, ठीक है ना, कॉन्शियसनेस अपने मुख्तलिफ दर्जात के साथ चीजों को ओढ़ के चलती है, यही एवोल्यूशन है बेसिकली ना। तो उसमें यही है कि अब सिंगल सेलुलर थे हम, सिंगल सेलुलर से मल्टी सेलुलर हो गए, मल्टी सेलुलर से फिर मजीद आगे बढ़ते चले गए, ये हो गया वो हो गया, वो सारा के सारा सिलसिला है। तो अभी लाइफ इटसेल्फ की आपकी कॉन्शियसनेस आपके हवाले से आपकी एक लाइफ है, मगर देखिए, अगर हम लाइफ की मजीद बारीक बीनी से अगर हम उसकी एक और डेफिनेशन अगर तलाश करें, तो देखिए मेरा जो मादा है, बिल्डिंग ब्लॉक है, और पत्थर का जो बिल्डिंग ब्लॉक है, वो अपनी क्वांटम लेवल के ऊपर सेम है, एटॉमिक लेवल के ऊपर, उसमें तो किसी किस्म को कोई फर्क नहीं है। ये फर्क तो बाद में आगे जाके जब कोलैप्स हुए हैं, और जो मजीद और जो परतें ऊपर जो चढ़ी हैं, जैसे मैंने बताया सर कि आपने ऑब्जर्वेटरी वर्क। आपने एक एक उसमें बताया कि जी आप जितना भी कन्विंस हुए हैं, जो चीज़ें आपने ऑब्जर्व की हैं एक रैशनल तरीके से, आपको जो है ना एक खुदा की ज़ात का, एक इंडिपेंडेंट पॉइंट का, एक चीज़ का जो है ना मानने के लिए मतलब कि आपके पास कोई ऐसे पॉइंट्स बचते हैं जिससे आप खुदा को मानने पे जो है ना थोड़ा-सा, मतलब आपने जिस तरह बोला कि दोनों के आपको पॉइंट्स मिल रहे हैं, लेकिन ज़्यादा जो है ना खुदा के होने के मिल रहे हैं। इस हिसाब से अगर देखा जाए सोसाइटी के अंदर, तो जो गॉडलेस सोसाइटी है या जो रिलीजन जिसमें गॉड के तस्वर के अंदर एक सोसाइटी चल रही है, दोनों में से कौन-सी ज़्यादा बैलेंस करके चलेगी और कौन-सी कामयाब रहेगी? हाँ देखिए, मैंने ना तो मैं उनका भार उठाने के लिए तैयार हूँ अपने नाजुक कंधों के ऊपर, कि उनके लिए क्या चीज बेहतर होगी, क्या चीज नहीं होगी। मैं तो अपनी बात करूंगा, अपनी पोजीशन की हम बात करूंगा। रैशनैलिटी से बात करेंगे सर, रैशनैलिटी के हाँ, हिसाब से आप अपने अपने नहीं मैं थिंकिंग कर सकते हैं। जी। नहीं, मेरा मैं जो कुछ अपने बारे में, मेरी जो पोजीशन है, उस पोजीशन पे रहते हुए जो कुछ मैंने कह दिया है, आप उससे इख्तलाफ रख सकते हो, इख्तलाफी बात कर सकते हैं अपनी अपनी पोजीशन पे, लेकिन जाहिर है मैं इस बात का फैसला नहीं कर पाऊंगा ना, ये फैसला करने की अहलियत नहीं रखता ना कि कौन सा चीज ज्यादा बेहतर है। मैं अपनी बात कर सकता हूँ, मैं महज अपनी बात कर सकता हूँ कि मैं क्या महसूस करता हूँ, मेरी पोजीशन क्या है, मेरी इस बारे में क्या राय है, और मैं कैसे अपनी जिंदगी को गुजारता हूँ, ठीक है ना, मेरी अपनी एक वो है। हाँ, मेरे लिए ये प्रायोरिटी नहीं है, मेरे मकसद में ये नहीं है कि मैं किसी एथियस्ट को जो है वो मुसलमान करूँ, या किसी एग्नोस्टिक को मैं सही राह पे लेके आने जाऊँ, कि ये बार में अपने लिए नहीं जा सकता, क्योंकि मेरे पास जिंदगी में अपने लिए बहुत कुछ करने के लिए अभी बहुत कम वक्त रह गया हुआ है। तो मैं ज्यादातर तवज्जो, अपना फोकस उस तरफ ही रखता हूँ। अगर कभी ऐसे गुफ्तगू आप लोगों के साथ कभी हो जाती है, तो हम अपनी राय रख देते हैं आगे। हर बंदा ज़ाहिर है एक इंसान है, वो अपने लिए को वो उसमें से अगर कोई चीज हम आपसे सीख लें, आप हमसे सीख लें, दैट इज समथिंग एल्स। लेकिन मैं मेरा अपना, जो आपने अगर ये सवाल पूछा है, तो मैं अपनी पोजीशन अपनी वाज़ेह कर चुका हूँ कि मेरे लिए जो है वो बगैर तसव्वुर खुदा के मेरे लिए जिंदगी फाल नजर नहीं आती, मुझे मायूसी नजर आती है, क्योंकि मुझे जो है मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी सतह हस्ती, जो कि एक इंसान को के पास एक शर्फ के तौर पे, सुपीरियरिटी के तौर पे मैसर है, वो मुझे फिर जोलॉजिकल या बायोलॉजिकल सतह पे जब मैं आ जाता हूँ, तो मेरे लिए जो है वो चीजें बहुत ज्यादा जो है ना वो जबर का सा बाइस बनती। तो मैं इस जबर से, मेरे पास कॉन्शियसनेस की एक सलाहियत है, मेरे पास एक्सेप्शन की एक सलाहियत है, मेरे पास तसव्वुर की एक सलाहियत है, मैं इसका इस्तेमाल क्यों ना करूँ। और देखिए, हर मैं सर साइंस भी आपसे एक, आपका मैंने सर बहुत मैं टाइम लिया। बहुत शुक्रिया सर, मैं आपके साथ बात करके ना बहुत मज़ा आया। बहुत चीज़ें हमारी जो है ना एक लॉजिकल वे एक में एक मिनट अच्छे उबैद क्लियर हो एक गई उबैद हैं। मिनट मैं एक मिनट एक छोटा सा सवाल है। तरीन साहब, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मोहसिन साहब, मेरे को 1 मिनट दे दीजिए, 1 मिनट दे दीजिए। जी जी मोहसिन साहब, 1 मिनट दे दीजिए। जी। तरीन साहब, मैं अगर आप मेरे सामने होते ना अभी, जी तो जी हमारे यहाँ क्या सिस्टम है ना कि मतलब जो अपने से बड़ा बुजुर्ग है, या फिर कोई आलिम फाजिल है, या कोई मतलब हमसे बेहतर जो है, उसकी हम ना पैरों को हाथ लगाते हैं, मतलब उसके जी ना, जी ऐसा हमारा एक तो मतलब सिस्टम है, कल्चर है। तो कसम से अगर आप मेरे सामने होते ना, मैं आपके आपके घुटनों का हाथ लगाता, आपके पैरों का हाथ लगाता, क्योंकि आपने जो बोला ना,
आपने जी, ना काले की बात की आपने, ना सफेद की बात की। जी, आपने जी, एक जी। तीसरा पर्सपेक्टिव दिया आपने। और कसम से मैं पिछले मतलब 4 घंटे से यहाँ हूँ इस स्ट्रीम में, तो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा इस स्ट्रीम पे आना, मोहसिन भाई के प्लेटफ़ॉर्म पे आना मेरा सफल हो गया। मतलब जो मैंने पिछले 4-5 घंटे इस प्लेटफ़ॉर्म पे हूँ, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं अपने हमारे इधर की भाषा में बोल रहा हूँ कि ये स्ट्रीम पे आना मेरा सफल हो गया। कसम से आप मेरे सामने हो तो मैं आपके हाथ चूम लेता। आपने जो-जो बातें की हैं ना, एकदम ऐसा लगता है कि मेरे दिल की बातें आपने बोल दी। ए टू जेड ये एक-एक लफ्ज़ ऐसा लग रहा था कि मैं ही बोल रहा हूँ। ये जो मेरे अंदर के एहसास है ना, तो मोहसिन भाई को मैं बता दूँ कि ये जो मैं आपके पास आया हूँ भैया के नाम से, बिल्कुल मतलब अगर आप मेरे से कुछ भी पूछना चाहते हैं ना, तो उनका जवाब इन्होंने दे दिया तरीन साहब ने। कि ये इन्होंने मेरे अंदर की मेरी रूह बोल लीजिए या ज़ेहन बोल लीजिए, मेरे ज़ेहन को खोल के रख दिया इन्होंने। बस मेरे को कुछ नहीं कहना, जो तरीन साहब ने बोल दिया वही मेरे अल्फाज़ है, वही मेरा अंदाज़ है, सब कुछ वही है। थैंक यू तरीन साहब। और मैं कोशिश शुक्रिया। करूँगा और ऊपर वाले से या फिर जैब से भी बोल लीजिए आप, दुआ करूँगा कि आपसे फिर मुलाकात हो। ऐसा मैं चाहूँगा कि इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात हो। ज़रूर होगी, ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर। तो आपके बहुत-बहुत इल्म में शुक्रिया। इजाफ़ा के उबैद लिए सर बेहतरीन उबैद साहब से एक छोटा सा सवाल पूछ लूँ फिलोसफियन मोनिस? आप एक सवाल करना चाहते हैं करें, फिर मैं एक लास्ट क्वेश्चन करूँगा सर उसके बाद, क्योंकि हमने बहुत टाइम लिया उबैद साहब को, और मैं उम्मीद करूँगा उबैद साहब आप इनवाइटेड हैं, यू आर मोस्ट वेलकम हियर, आपके पास जब टाइम हो सर आप हमें जॉइन कीजिएगा सर। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। उबैद, आपसे मैं गुज़ारिश करूँगा कि आप मेरी भी जी, स्ट्रीम में आ सकते हैं, मेरा भी एक छोटा-सा चैनल है। और अच्छा। मैं आपकी जो पोज़ीशन समझ रहा हूँ, वो ये है कि आप रैशनली वन वे और द अदर प्रूव नहीं कर सकते हैं, पर क्योंकि आपकी बेहतरी के लिए खुदा को मानना ज़्यादा बेहतर है, या आपकी क्या बोलना चाहिए, साइकोलॉजिकल स्टेट के लिए खुदा में मानना ज़्यादा बेहतर है, इसलिए आप उस तरफ जाते हैं। बस ये मैं फाइनली क्लोज़ करना चाहता हूँ, ये पोज़ीशन आपकी सही है कि मेरी अंडरस्टैंडिंग आपके बारे में सही है? ये तो इम्पोज़ करना नहीं हो गया सर? नहीं, नहीं, ये मैं अंडरस्टैंडिंग करना चाह रहा हूँ, ये तो फिर क्योंकि हम जितना मैं उबैद साहब समझा से हूँ। पूछेंगे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल सही है या नहीं? हाँ, वही मैं बिल्कुल सही है पूछना चाह रहा हूँ कि मेरी अंडरस्टैंडिंग और सही है या नहीं? बिल्कुल सही है और मैं इस पे आई रियली फील प्राउड और मैं इसी पोज़ीशन को मानता हूँ नहीं, और बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल अच्छी चाहे वो पोज़ीशन है। मैं नफ़्सिया तो ये बिल्कुल कहूँगा कि ये बहुत आपकी ऑनेस्ट पोज़ीशन है ये, देखिए, बहुत, बहुत ऑनेस्ट मैं पोज़ीशन है। आपको बताऊँ नफ्सियात जिसको आप कह रहे हैं ना, नफ्सियात का जो आपने जो साइकोलॉजी का जो अब ज़िक्र आपने किया है, ये बात साइकोलॉजी की नहीं है, ये बात है वजूदी की, ठीक है ना? ये बियॉन्ड साइकोलॉजिकल एक ये अहवाल की बात होती है, प्रेज़ेंस की बात होती है, ये एक पोज़ीशन की बात होती है। साइकोलॉजी बहुत निचला दर्जा है ना? बात ये है कि अगर आप नहीं, किसी इसलिए बड़ी मैं उसको एनालिसिस को तो साइकोलॉजिकल इसलिए कह रहा हूँ कि ये एक सेल्फ प्रिजर्वेशन जो एटीट्यूड है, वो हमारा, आप सही कह रहे हैं, वो नफ्सियाती ही है एक्चुअली, सेल्फ प्रिजर्वेशन, राइट? और ये एक सेल्फ प्रिजर्वेशन का एक वो है, राइट? टूल है कि नहीं, मैं हमारे यहाँ बेसिकली आई एम सॉरी मैं बात समझ गया कि हमारे यहाँ जो है वो जो माइंड को जो है या ज़हन को जो है वो पैसिव रखा जाता है। ठीक है ना? हमारे यहाँ जो इल्म का जो पूरा दायरा है वो इस तरीके से बनता है कि पहले एहसास है, फिर एहसास ऊपर आके कॉग्निशन के अंदर अपने आके मॉड्यूलेशन करता है, ठीक है ना? और मॉड्यूलेशन करके आके फिर आपका इल्म आता है। हमारे यहाँ नफ्सियात बाद में आती है। हमारे यहाँ जो है प्रेजेंस पहले होती है। हम नफ्सियात को इतनी अहमियत नहीं देते, इतनी हैसियत नहीं देते कि हमको साइकोलॉजिकल पोजीशन रखें। हमारे यहाँ साइकोलॉजिकल पोजीशन नाम की कोई चीज नहीं है। तो ये नफ्सियात और ज़ाहिर है ये पुराना इल्म हो गया नफ्सियात का कि ये बिहेवियरल साइंसेस है नफ्सियात, अब तो न्यूरो साइंसेस आ गई हैं और साइकेट्रिस्ट आ गई हैं, वो सारी चीजें आ गई हैं। लेकिन ये जो नफ्सियाती मामलात है इट्स ओल्ड पुराना एक निज़ाम इल्म है कि जिसको हम बिहेवियरल साइंसेस कहते थे, वो अब नहीं है। लेकिन हम अपनी पोजीशन में बियॉन्ड हैं, इसमें हमारी यहाँ वजूद हमारा खुद जो है वो एक्टिव होता है और हमारा जहन जो है वो पैसिव होता है। तो जहन के हवाले से हम पैसिविटी में रहते हैं क्योंकि दिमाग जो है सिर्फ एक ही फैसला करता है कि वो चीजों के होने के बारे में बोलता है कि वो मौजूद है या नहीं है, क्योंकि वो दायरे वो एम्पेरिसिज्म पे चलता है, हिसियात पे चलता है। तो सिर्फ हिसियात पे चलने वाला काम इंसान का ये दिमाग की जो ये जो सलाहियत है, ये कसौटी है, सिर्फ इस बात की गवाही देती है कि कोई चीज अगर मैं इसको एम्पेरिसाइज करूंगा तो मैं उसको मानूंगा, नहीं तो मैं उसको नहीं मानूंगा। तो ये एक बहुत छोटी चीज है। इंसान एज ए होल इससे बड़ा है, उसके अंदर उसकी नीयत भी होती है, तरबियत भी होती है, इरादा भी होता है, बहुत सारी चीजें। तुम्हारा नफ्सियात इसका एक बहुत छोटा हिस्सा है और वो भी एक्टिव नहीं, पैसिविटी में है।
तो ये एक मैं चीज है। सर इजाजत दें तो मैं लास्ट क्वेश्चन करूं सर आपसे। जी 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 जी। आपने सर एक बात की है कि इस कायनात को ख़त्म होने के बाद एक दूसरी कायनात बनाई जाएगी जहाँ पे हम जो है ना एक बेटर और एक इन्फिनिट लाइफ जो हम हमेशा के लिए होने वाली लाइफ जी सकेंगे। सर इसका कॉन्सेप्ट आपको कहाँ से मिल रहा है और आप इसको ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा। ये खबर है, इत्तला है, खबर है। ज़ाहिर है इसको ज़ाहिर है जाना जा सकता है, इसको सिर्फ माना जा सकता है, ये खबर है जो मजहबी। अकॉर्डिंग टू साइंस अगर हम कंजर्वेशन लॉ को देखें तो हमारा जो मैटर है वो भी डिस्ट्रॉय नहीं होगा, वो फॉर्म तब्दील करेगा। तो सर उस हिसाब से थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें। नहीं, फिर वो तो सर वो डिस्ट्रॉय होने के बाद ज़ाहिर है फिर गिर्द घूमता भी तो है ना, वो ब्लैक होल के गिर्द। तो ब्लैक होल के नीचे क्या है किसको क्या पता, जहाँ पे लाइट भी जो है वो नहीं कर सकती ना। तो ये बातें नहीं है। तो ब्लैक होल के अंदर क्या है, ये आज तक अभी तक ज़ाहिर नहीं पहुंच, देखिए बहुत नाकस इल्म है आपका। जो ये जो मैटर और एनर्जी की जो आप कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं और ये सब कुछ, ये सिर्फ 5% की बात है। पूरी कायनात के अंदर ये मैटर एनर्जी सिर्फ 5% है, बाकी डार्क मैटर, मैटर भी तो टोटल 5% ही है ना सर। हाँ 5 एंटी मैटर वगैरह ये सारी चीजें हैं, डार्क मैटर है वगैरह वगैरह, वो 95% है। तो 95% को छोड़ के 5% के ऊपर अपने नताइज को निकाल लेना खुदा, वो भी खुदा के हवाले से, तो ये तो बड़ा सर अगर इंसान की बाकी की बड़ी। 70% डार्क एनर्जी है जो एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है, उसने भी तो खत्म नहीं होना, उसने भी तो कोई ना कोई फॉर्म अपनी चेंज करनी है ना सर, वो कहाँ तो जाएगी? वो तो जब अब तक तो आपके हाथ में उसके बारे में कोई अभी नहीं आया है, अभी तक कोई फिजिक्स इस मामले के अंदर, एस्ट्रोफिजिक्स अभी तक तो कोई कामयाबी हासिल नहीं कर सकी है। ये उसके अंदाजे है बेसिकली ना, उसके हाथ में कुछ लगा नहीं है। मैथमेटिक्स तो उसको वहां तक पहुंचा, और मैथमेटिक्स भी एक एब्स्ट्रक्शन है। तो जब मैथमेटिक्स एक एब्स्ट्रक्शन आर्ट है कि जिसने आपको वहां तखय्युल तक पहुंचा दिया है, तो वो खुदा तक पहुंचने के अंदर हम जले जाते हैं तो आप लोग या लोगों को क्या तकलीफ है। तो ये इसमें चीज है। तो ये मामलात हैं सारे ना। तो आपने मतलब बस अभी ये है। अभी जो नया आप नया जो मानते हैं कि इस फाइंडिंग आई है वो टेम्परेरी पढ़ा लाइफ कि के नहीं? बाद हमें एक ऐसी लाइफ मिलेगी जिसके अंदर हम हमेशा रहेंगे और ये चीजें आएंगी सर? हाँ, लगता तो ये है क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का पूरा जो सफर है अब तक, जो हमारे तजर्बे में इनिशियल कंडीशन से आया, उसमें यही है कि चीजें मुख्तलिफ तौर पे जो है वो ट्रांसेंडेंस में आती चली जा रही है। यानी कि आप देखिए ना कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म, दूसरी फॉर्म से तीसरी फॉर्म, तो एक तक, यानी कि एक मुंतकली का एक पूरा सफर है जो अभी अब तक हम जो एक्सपीरियंस करते हुए आ रहे हैं। तो मुदाहिर लगता तो यही है कि अगर मैटर और एनर्जी जो कि 5% है, और अगर वो ब्लैक होल के गिर्द आके घूम भी जाए, उसके बियॉन्ड क्या है क्या नहीं है, तो बज़ाहिर ज्यादातर जो है रैशनैलिटी के हवाले से जो दलाई, अगर हम उसको दलील कह सकते हैं, तो हम यही कह सकते हैं। इसीलिए हमने मुद्दा ये रखा कि पहले कायनात को साबित करें, इसकी हकीकत को, क्योंकि ये मुस्तकिल और मुतलक और गैर तगय्युर कोई हकीकत है। अगर इस बात को पहले साबित हो जाती है तो ठीक है, फिर हम खुदा को रद्द कर देंगे, फिर हम इसको मान लेंगे, तो इशू तो थोड़ी है। आपकी बात से सर ये वो एक ऐसा ही अंदाजा हो रहा है कि ये एक चेयर एक ऐसी है जिसके ऊपर बिठा के हमारे ब्रेन के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रिक पल्सेस डाल के हमें सब कुछ दिखाया जा रहा है। देखने को ये सब कुछ इल्यूजन भी है, ये रियलिटी भी है, हम इसको फील कर रहे हैं, हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन देखने को अगर हम डीप उसके अंदर जाएंगे क्वांटम मैकेनिक्स के या क्वांटम लेवल के ऊपर, तो एवरीथिंग इज एनर्जी, नथिंग एग्जिस्ट हियर, मैटर भी आपका एनर्जी ही है। मैंने कहा ना कि क्वांटम वांटम जितने भी है और ये सारी चीजें हैं, ये सब इस कायनात की सारी चीजें हैं, और ये सारे मैटर एनर्जी के डोमेन के अंदर आती हैं। हम उसको जो है वो ज़ाहिर डिस्कस करते हैं फिल्म के हवाले से, तो लेकिन मैं इसको मैं खुदा, यहाँ पे सर आपकी बात खुदा कट करके ना मैं कुरान पाक की एक आयत कोट करना चाहूंगा कि दुनिया की जिंदगी तो खेल तमाशा है। अगर देखने वालों और बहुत सुनने अच्छी। वालों को अगर इस चीज की समझ आ जाए तो वाकई ये एक इल्यूजन ही है, जो जिसको आप रियलिटी समझ के एक दूसरे को कत्ल करने पे, मारने धाड़ने पे तुल जाते हैं, वो देखा जाए तो एक ड्रीम या एक खेल तमाशा या आपको एक इल्यूजन ही नजर आएगा। जब आपकी इस रियलिटी की अंडरस्टैंडिंग आपको जब पता चलेगी, तो उस वक्त आपके पास सिवाय अफसोस के कुछ भी ना बचेगा कि जो आपको टाइम दिया गया था, एक लिमिटेड टाइम जिसके अंदर आप अपनी वैल्यू को प्रूव कर सकते थे, जहाँ पे आप एक प्रोडक्टिव चीज़ कर सकते थे, जहाँ पे आप डिफाइन कर सकते थे कि आपने बीइंग अ ह्यूमन, एक इंटेलिजेंट माइंड के होते हुए, एक इतने वास्ट नॉलेज और इतने एक्सेस और इतनी प्रोडक्टिव चीज़ों के होते आपने दुनिया के लिए कोई प्रोडक्टिव कुछ किया, इंसानियत के लिए कुछ अच्छा किया या नहीं किया। तो ये क्वेश्चनेबल चीज़ें होनी चाहिए कि जब आपको एक चीज़ दी जाती है, क्योंकि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जब आपको इतनी ज़्यादा पावर और इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंस दी गई है तो आपसे क्वेश्चन करना भी बनता है। तो इस हिसाब से मैं अभी तक इस चीज़ से मुत्तफिक हूँ कि जितनी भी दुनिया हम इसके अंदर गुजार रहे हैं, ये जस्ट एक इल्यूजन हमारे लिए क्रिएट किया गया है, हमारे लिए एक टेस्ट के तौर पे बनाया गया है, और इस इल्यूजन और टेस्ट के बाद हमें एक रियलिटी की तरफ भेजा जाएगा।
और रियलिटी की तरफ वो ही जाएगा जिसने जितने लेवल पे अपने आप को जिस तरह प्रूव किया होगा। बहुत शुक्रिया उबैद साहब, आपसे बात शुक्रिया। करके लिटरली बहुत मज़ा आया सर। और आप लास्ट कोई हमें मेरे मुताबिक कोई मुझे कोई राय देना चाहें, आवाम के लिए कोई समरी कहना चाहें सर, इट्स योर टाइम सर। नहीं, मेरा ही टाइम अब तक था। मैंने जो कहना था वो कह दिया। बस ये कि अपनी जिंदगी को सैल करें और अपने लिए कोई एक आइडियोलॉजी का इंतखाब करें, ठीक है, चाहे वो कोई भी आइडियोलॉजी हो, लेकिन उस आइडियोलॉजी की एक असल होनी चाहिए। उस असल के ऊपर आप मुस्तकिल मिजाजी से खड़े रहें और उसको लिव करें और उस आइडियोलॉजी को चेक करें, उसको टेस्ट करें कि क्या ये आइडियोलॉजी मेरा मिज़दाक फराम कर रही है मुझे कहीं से, जो कि मुझसे बाहर का जो मिज़दाक फराम कर रही है। इसकी हर तस्वुर का एक मिज़दाक होता है ना, जो उस तस्वुर की इंडोर्समेंट करता है, वैलिडेशन करता है। तो अगर मेरा कोई तस्वुर इंसान, अगर मेरे बारे में, अपने बारे में अगर कोई है कि तुम मखलूक हूं या नहीं, वट उसके ऊपर वो अपने उसूली के ऊपर खड़ा रहे। और मेरे अपने हिसाब से जो है वो 3 किस्म के चीजें जो है वो मैनिफेस्ट करने की कोशिश करे। कायनात हर तरह के इंस्टांसिस को जो है वो रिस्पॉन्ड करती है। हक होता है यानी सच, खैर होता है यानी गुडनेस, और एक जमाल होता है यानी कि एस्थेटिक्स। ये 3 पर्सपेक्टिव इंसान अपने जहन में या अपने दिल के अंदर अपने आप को अपने अपने वजूद के अंदर अगर आप सराइत करके जब आप मुतालिक होते हैं खारिज से, तो यही खारिज आपको इसी तरीके से रिस्पॉन्स करेगा। आपको खैर के हवाले से आपको खैर की इंडोर्समेंट दे देगा। हक अगर आपके दिल में है तो हक की इंडोर्समेंट देगा, और अगर आपको जमाल है या एस्थेटिक्स है तो एस्थेटिक भी आपको वो फराम करेगा। तो ये एक पॉजिटिव है, इस चीज को ध्यान में रखें, हक, खैर और जमाल। सर आप मुझसे एज में भी बड़े हैं, आप नॉलेज में अच्छा खासा आपके पास नॉलेज है, मैं आपको एज ए टीचर लूँगा अपना। मैंने आपको सर अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी पेस्ट किया, अगर आप माइंड ना करें तो मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपके साथ कनेक्टेड रहना चाहूँगा। गाय बकाए अगर अच्छा, मुझे आपकी कोई हेल्प चाहिए होगी तो मैं ज़रूर। और ये मौला अली का एक कॉल है कि अगर कोई इंसान आपको एक लफ्ज़ भी सिखाता है तो आपके लिए एक उस्ताद का दर्जा रखता है, तो मैं सारी पब्लिक के सामने इस चीज़ का ऐलान करता हूँ कि मैं उबैद साहब को अपने उस्ताद के तौर पे समझता हूँ। इन्होंने जो नहीं चीज़ें बस, आज बताई हैं, जो चीज़ें कही हैं, मैं उससे मुत्तफ़िक भी हूँ और मैं समझता हूँ कि हमारी जितनी भी कन्वर्सेशन हुई है, एक बहुत रिस्पेक्टेड वे में, एक बहुत लॉजिकल डिबेट थी ये। बहुत आला, बहुत और आला। मैं नहीं कहूँ ये डिबेट थी, ये डिस्कशन था रादर आई वुड से। हाँ, डिस्कशन कह लें, डिबेट कह लें, व्हाटएवर यू से, इट्स हेल्थी डिस्कशन। यस, लेकिन नहीं इससे इससे हमें जबरदस्त हुआ। 2-3 पॉइंट हमें जो क्लियर होते हैं, मैं वो यहाँ पे समरी के तौर पे पेश करूँगा कि हम जितना भी अपने माइंड की, जिसको हम कहेंगे, हम जितनी भी कोशिश करते हैं, घुमाते-फिराते हैं, हम इस पॉइंट के ऊपर जाके रुकते हैं कि कायनात की सारी चीज़ों के पीछे कहीं न कहीं एक इंडिपेंडेंट ज़ात, जो एक खुदा के तौर पे जिसको हम जानते हैं और मानते हैं, उसका होना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से सवालात के जवाबात हमें वहाँ से मिलते हैं। तो दूसरी चीज़ यहाँ पे ये होती है कि जितनी भी चीज़ें उन्होंने की हैं, उसके अंदर एक पॉज़िटिविटी का मैसेज दिया है, वो भी रिलीजन के उसके पैराडाइम को फ़ॉलो करता है कि आपने जितना भी होना है, अपने आप को माइंड को पैसिव करके, पॉज़िटिव करके, दुनिया के अंदर एक अच्छा काम करके अपने आप को शो करना है कि आप दुनिया के अंदर कुछ अच्छा करने के लिए यहाँ पे आए हैं। आपने अपनी वैल्यू को शो करना है, आपने अपने नॉलेज की बेस के ऊपर दुनिया के लिए, इंसानों के लिए, इंसानियत के लिए कुछ अच्छा काम करना है। और जहाँ तक हम देखते हैं मैटर की एग्जिस्टेंस के ऊपर, एनर्जी के फॉर्म, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होने के, एक सेल से हमें मल्टी ऑर्गेनिज्म बनने के ऊपर, फिर हमारे जो है मल्टी ऑर्गेनिज्म को टूट के वापस उसी मैटर्स की तरफ या उन्हीं एलिमेंट्स की तरफ जाने को, इसको देखते हैं तो हमें ये सब कुछ नज़र आता है कि ये सब एक इल्यूजन के तौर पे या एक टेस्ट के तौर पे हमें दिया गया है, और इसके बाद हमें हमारी वैल्यूएशन के हिसाब से रिजल्ट मिलेगा। वो वैल्यूएशन हमने डिफाइन करनी है, वो वैल्यूएशन हमने तय करनी है। हम जो कुछ आज यहाँ करेंगे उसका हमें जवाब मिलेगा। तो बहुत शुक्रिया सर, आपसे बात करके लिटरली बहुत मज़ा आया सर। आप सब लोगों को बहुत मुझे तो ये आस रहेगी, उम्मीद रहेगी कि मैं किसी जिंदगी किसी मोड़ पे फिर तरीन साहब से मिलूं। और मुझे ना, पता नहीं मुझे बोलना चाहिए कि नहीं, मुझे ना अल अरबी की झलक लग रही थी इब्नुल आपकी अरबी। बातों से ना। ओ, इब्ने अरबी नहीं, जो आपके बहुत बड़े गोल्डन एज के स्कॉलर हुए हैं, बहुत बहुत महान हस्ती हुए हैं जो। इब्न अराबी। इब्नुल अरबी, इब्नुल अरबी हाँ, है, इब्ने, देखिए। मुझे ऐसा अरबी लग की रहा था बात कि करें मैं सर, इब्ने अरबी से को सुन रहा हूँ। नहीं, वो शंकराचार्य भी है। देखिए, ये सब लोग शंकराचार्य उबैद साहब साहब की के लिए बहुत बहुत अच्छी। सवाल हैं, पर कभी और नेक्स्ट टाइम। मेरे को सर ये सच में प्राइवेट ऐसा लग रहा था कि प्राइवेट मेरे प्राइवेट सामने इब्ने अरबी बोल रहे हैं और मैं इब्ने अरबी को सुन रहा हूँ।
सच में उनकी झलक मुझे महसूस हो रही थी। उबैद साहब, ये मेरा मैसेज आपको प्राइवेट मैसेज में मिल चुका होगा, इसको काइंडली नोट कर लीजिएगा। बाकी अगर यूनिवर्सल साहब आप कोई क्वेश्चन करना चाहें, या उबैद साहब अगर आपके पास टाइम है तो काइंडली अगर सर आप नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है, बहुत जबरदस्त था उबैद साहब। आप आते रहे, इसी तरीके से एक्सप्लेन करते रहे। एट द एंड ये कुछ कंक्लूजन पे पहुंचे, बीच में डिस्टरबेंस हुई, लेकिन मैं यही कहूंगा कि मैंने तो बहुत कुछ सीखा। और भाइया ने भी सही कहा। देखें, हम पूरा हार्टेड से कह रहे हैं कि आप लाजिम आए इस चैनल पर। काफी कुछ सीखने को मिल रहा है, और इससे हमारे तो और ईमान भी ताजा हो रहा है एज अ मुस्लिम, और एज अ कॉन्सेप्चुअल, एज अ इंटेलेक्चुअल हम लोग कुछ लर्न भी कर रहे हैं। तो आप कंटिन्यू रखें, कोई ना कोई टॉपिक रखेंगे, उस पर आप बताएं, वो भी बहुत बेहतर रहेगा। क्या कहते हैं वानिश साहब? कोई टॉपिक्स रखें, उनको लेकर आए तो वो भी बहुत बेहतर है। जी ज़रूर सर, हम साइंस से मुतालिक की टॉपिक रखेंगे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि फिजिक्स के अंदर बिल्कुल सर बिल्कुल। की बहुत ज़्यादा जो है ना अच्छी अप्रोच है। तो हम इन्हीं टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे, और ये चीज़ें फिर आगे टाइम टू टाइम हमारे इनके साथ चलती रहेंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जरूर 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 जरूर। बहुत बहुत आप सब लोगों का बहुत आते बहुत रहे शुक्रिया। उबैद सर आप आते रहे, बहुत जबरदस्त है, लोगों के लिए बहुत बेहतर है। जो डायमेंशन की है ना, एक दूसरा ये कि डायमेंशन के हिसाब से डिस्कशन हो, वो भी बेहतर है किसी टॉपिक पे और किसी अगले सेशंस में। उबैद जी जी, सर आपका डायमेंशन बहुत शुक्रिया, बहुत डिस्कशन बहुत अच्छी रही आपकी। और आपकी बात से मुझे ये अंदाजा हुआ है कि वाकई में इंसान की लिमिटेशंस हैं। जो लोग इस बात को क्लेम करते हैं कि मौत के बाद जिंदगी है या खुदा है या नहीं, आपकी इस बात से वाकई में आपने ये चीज साबित कर दी कि इंसान के कुछ हुदूद हैं, हमें उस हुदूद को देखना चाहिए और उस पर ही चलना चाहिए। थैंक यू सो मच उबैद सर, थैंक यू सो मच। अच्छा उबैद, मैंने जी प्राइवेट जी चैट में अपने चैनल का लिंक डाला है। अगर आपको कभी जी, मौका मिले और आप गुफ्तगू करना चाहें तो यू आर वेलकम, इंशाल्लाह है ना। इंशाल्लाह और जरूर। हम लोग फलसफे पे बात करते हैं, फिलॉसफी। अच्छा, और ठीक है, आप चाहें तो चेक कर लें चैनल को। मैं बट देख अच्छा लेता हूँ लगा सर। आपसे बात ये मैंने सामने पिन बहुत भी कर दिया स्क्रीन पे, अगर कोई देखना चाहे। बेहतर बेहतर सर, बेहतर मोहसिन भाई, इंशाल्लाह मैं जरूर। एक चीज बोलना चाहूंगा कि और भी इस्लामिक चैनल है, लेकिन आजकल उन्होंने जो गंद मचा रखा हुआ है ना, आपके यहाँ प्लेटफॉर्म में क्या तहजीब है, क्या मतलब इंटेलेक्चुअल है, क्या मतलब दर्जा है। आपने क्लास बनाई, आपने क्लास मेंटेन करके चलते हैं। मतलब सैल्यूट है मोहसिन भाई, आपको सैल्यूट मेरा है। सर डे वन से मेरी कोशिश ये थी कि हम इंटेलेक्चुअल कन्वर्सेशन करें, जिसके अंदर हम बजाय एक दूसरे को नीचा दिखाने के हम कुछ लर्न करें, हम कुछ सीखें। और मैं उसी मकसद के ऊपर, उसी पर्पस के ऊपर अपना चैनल चला रहा हूँ सर। तो मेरा तो कभी ऐसी कोशिश नहीं रही कि मैं किसी को डाउन करके जो है ना अपनी बर्तरी साबित करूँ। ये एक बेवकूफ़ी होती है कि आप जो है जी ना एक लिटरली वो वर्ड आता है कि आप किसी की जो है ना फ्लॉज़ को सामने करके और अपनी जो है ना चीज़ों को आप प्रूव करते हैं कि ये बेटर है। उससे बेहतर ये होता है कि आप कुछ ऐसा काम करें जिससे कुछ नया सीखने को मिले, कुछ नया वाह करने को वाह। मिले। और एक बार नहीं, मेरे चैनल पे बहुत से ऐसे वाक़यात हो चुके हैं 2-3, जिसमें हमें बाय चांस कुछ ऐसे लोगों से बात करने का मौका मिला। दे आर सो मच रिस्पेक्टेड कि उन्होंने बहुत अच्छे से बात की है, बहुत प्यार से बात की है। दे आर सो इंटेलिजेंट, और उनके पास नॉलेज भी ऐसा होता है कि उनकी बात से पता चलता है कि वो एक अच्छी जगह पे उन्होंने अपने टाइम को जो है ना सर्व किया है, बजाय इसके कि वो नेगेटिविटी में पड़े रहें। उन्होंने कुछ पॉजिटिव गेन किया और वो दुनिया के लिए एक पॉजिटिव मैसेज रखते हैं। तो मेरा भी सर मकसद इस चैनल का ये है कि मैं पॉजिटिव मैसेज को स्प्रेड कर सकूं। मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है कि इस्लाम भी टोटल बेस इसी चीज़ के ऊपर करता है कि पॉजिटिविटी सबसे पहले आती है, बाकी चीज़ें बाद में हैं सर। हाँ, नहीं जी बिल्कुल सही। आपका जो माहौल है ना, एनवायरनमेंट है कि दिल करता है कि दोबारा वापस आए। और भी इस्लामिक चैनल है, वहां एक बार जाने के बाद इंसान का दिल नहीं करता कि दोबारा वहां जाए। मतलब आपने ऐसा जज़ाकल्लाह माहौल सर। बना के रखा हुआ है। अरे उमूमन भाई साहब, वो मजहबी किस्म की जो आमियाना किस्म की जो बातें होती है, वो हम हर मजहब में इसी तरह की होती है, एक ही जैसी तरह की होती है। बस कल्चर का फर्क आ जाता है। बाकी तो जाहिर है बिल्कुल। कि जो जो उसका कलम उठा के जो घूम रहे हैं, वो जाहिर है अपनी दीन की या मजहब की अपनी असल जो उसकी स्पिरिट है, उसकी रियलाइजेशन उनको है ही नहीं। वो तो सिर्फ नकल कर, हर रिवायत के अंदर यही होता है। वो एक यहाँ चीज यहाँ होती पे है। यहाँ पे यहाँ पे मैं आपसे इख्तलाफ करूंगा, जी जी क्योंकि मुझे लगता है कि कई बारी जो दीन है, अब वो दीन तो जो आए हैं वो तो कोई 7th सेंचुरी का बनाया हुआ सिस्टम है, कोई दूसरी सदी ईस्वी का बनाया हुआ सिस्टम है, कोई ईस्वी का सिस्टम है।
वो जो उन ज़माने से जो चले आ रहे हैं, जो इंजंक्शंस हैं, जो रूलिंग्स हैं, वो आज के ज़माने में अगर आप लेके आएंगे तो आपको थोड़े ऑफ ऑफ कलर लगेंगे ही लगेंगे बेसिकली, राइट? इसलिए तो आप वो उनको कहें नहीं नहीं, तो तफसीलात में तो देखिए, तफसीलात में तो बाद में आएंगे ना। असल में हम इशू ये है कि हम जो है वो जो जो कॉन्क्रीट है उसको जो है वो पहले डिस्कस नहीं करते, हम जो है वो उसकी पर्टिकुलराइजेशन पे पहले आ जाते हैं और उसके ऊपर ज़ाहिर है वो चीज़ें फिर आगे नहीं बढ़ पाती। बात ये है कि जो हमने मौजू रखा है वो ये कि होने का क्या है, होने की हकीकत क्या है, खुदा के साथ होने की हकीकत है या खुदा के बगैर होने की हकीकत है। बाद में ऑर्गेनाइज रिलीजन की जो आप बात कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज रिलीजन ये बात के मौजूआत है, ठीक है ना, राइट, कि उसके राइट, अंदर आई फिर एग्री, सारे आई एग्री। हाँ हाँ, वो फिर ये है कि सही है, फिर अब उनमें फिर जो है वो फिर झगड़े फसाद अब तक तो हर जगह होते ही रहते हैं और फिर बहस मुबाइसे और फिर ज़ाहिर है अजीब किस्म की दलीलें और फिर फिक्का भी आ जाता है और इसमें पता नहीं क्या क्या चीजें आती हैं कि जिसका फौरी तौर पे इमीडिएट तौर पे इंसान की जिंदगी के बेहतरी के हवाले से कोई इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता, तो दैट इज समथिंग एल्स। लेकिन एक मुसल्लमा, एक कुलिया कि जिसके ऊपर बात की जाए, एक बड़े प्राइमिसिस को रख के, मुकदमा साहब, बड़ा रख के। आपने आपने पता नहीं मेरी कन्वर्सेशन कभी सुनी या नहीं सुनी। मेरी एक इसी तरह की कन्वर्सेशन केपी के साथ हुई थी। आई अप्रिशिएट दैट गाय, ही वाज लिटरली एन इंटेलिजेंट पर्सन। उनसे बात करके जो मज़ा आया था, मुझे आपसे बात करके वैसे ही मज़ा आया सर। और मैं बहुत कोशिश शुक्रिया। करूंगा कि इन 2 वीडियोस के जो है ना, 2-3 वीडियो मेरी ऐसी हैं। एक नौमीन के साथ मेरी बात हुई थी, नौमीन, और एक केपी के साथ एक मेरी कन्वर्सेशन ऐसी एक आपके साथ हुई। मैं इनको सेपरेटली क्लिप करके मैं जो है ना, इनको बाय नेम जो है ना, मैं अपने चैनल पे पोस्ट करूंगा सर। लगाइए, बिल्कुल आप लोग बहुत बिल्कुल, अच्छे। होना चाहिए, मोनिस ऐसा साहब, होना चाहिए। जैन के साथ जो हो रही थी वो भी कभी डाल देना। सर तो जैन आप साहब लोगों से स्टूडेंट है, जाहिर सी बात है, बीइंग अ स्टूडेंट इंसान वाकई अभी लर्निंग फेज में होता है। तो मैं किसी को हेटेड उसमें नहीं लाऊंगा। उन्होंने अपने इंटेलिजेंट के मुताबिक, अपने इंटेलिजेंस जो भी था उनका, जो कुछ उन्होंने गेन किया था, ऑब्वियसली उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया है। हाँ, ये करूंगा कि लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ज़रूर उसको पोस्ट करूंगा, लेकिन मैं उसको एक बार पहले जैन साहब से भी देख लूंगा कि जैन साहब इसके लिए ओके हैं, तो मैं उसको सेपरेटली क्लिप करके मैं उसको अपलोड कर दूंगा नहीं, वो तो मजाक में कहा था मैंने, जैन की तो। बात मोनिस है, भाई लेकिन बिल्कुल, बहुत इंसान बहुत अच्छी इंसान कन्वर्सेशन अगर रही दलील से बात करता है मोनिस भाई, इंसान अगर दलील से बात कर रहा होता है, दलील कमजोर हो या स्ट्रांग हो, लेकिन अगर इंसान तहजीब से बात कर रहा हो तो उस दलील खुद मजबूत हो जाती है वो दलील। तो आज ये जो आप उन्होंने आज वो की है, कंजर्वेशन की है, तो उससे बहुत खूबसूरत लोगों ने सुना भी, और मैं चाहता हूँ कि और व्यूज बढ़े, कि लोग देखें इस क्लिप को। सर। ये मैं वैसे एक चीज़ बता देता हूँ, मेरे जानने वालों में बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो 1-1 साल 2-2 साल से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनको इतना बड़ा गेन नहीं मिला। ये अल्लाह ताला की तरफ से है कि जो इतनी जल्दी मुझे थोड़ा सा ना, लोगों के अंदर थोड़ा सा आप जैसे दोस्त मिल रहे हैं और इस किस्म का जो है ना मुझे फॉलोअर्स मिल रहे हैं। दैट्स अ गुड फॉर मी कि मुझे ऐसी कंपनी मिल रही है जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो अंडरस्टैंडिंग वाले लोग हैं, जो जो आप मज़हब, फ़िरकों और इन चीज़ों से बढ़ के जो है ना इंटेलेक्चुअल को वैल्यू देते हैं, जो चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं और ऑब्जर्वेशन और उसको मतलब कि क्रिटिकल थिंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से उन ऐसे क्वेश्चन को रेज़ करते हैं जो लोगों के लिए बेसिक और फंडामेंटल के तौर पे खड़े हुए हैं आज भी। तो ये चीज़ें तो सर जी बहुत मोनिस भाई, ज़बरदस्त लेवल पे ले मोनिस जाती भाई हैं। मोनिस भाई, जो इंसान के इख्तलाफात होते हैं ना, वो एक अलग बात होती है। जैसे कि आपके और अवैस इकबाल के बीच में इख्तलाफात हजार होंगे, लेकिन वो फिर भी वो आपको क्रेडिट देते हैं कि आपका अखलाक बहुत अच्छा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, वो अखलाकी मानों पे इसको कहते हैं कि अखलाक अच्छा है, क्योंकि अखलाक के जो लिटरल माने वो ये है कि वो मखलूक की पोजीशन में अगर होगा तो उससे जो कुछ भी बरामद होगा वो अखलाकी ही होगा। मेरे ख्याल में वो मोरालिटी का बात कर रहे होंगे, एथिक्स की बात नहीं, कर रहे वो सिर्फ, नहीं नहीं, वो हाँ वो सार्किज्म बिल्कुल करते हैं बिल्कुल। सर, उबैद सर वो सार्किज्म करते हैं, मे बी अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट होती है। दी वे लोग इस्तेमाल करते हैं, जो आपको पता है, हम लोग जिस तरीके से किसी को सार्किज्म करते हैं, मेरी अगर किसी असल को में बताया भी मेरी जाता है कल तो समझ नहीं। सर मेरी कल एक किसी साहब के साथ साइंटिफिक फैक्ट्स के ऊपर बात हो रही थी और उन्होंने एक बड़ी मजे की बात की। उन्होंने कहा जी, ब्लैक होल में कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे सितारे टकरा के उसके अंदर गिरे। और दैट वाज शॉकिंग पॉइंट फॉर मी, और मैं उस चीज पे हंस रहा था। तो इस किस्म के लोग भी सर मौजूद हैं जो प्लेटफॉर्म चला रहे होते हैं। मोनिस भाई सभी हंस रहे थे। सर, और वो दूसरी बात ये, उबैद साहब, जो साहब थे वो मतलब उनकी उनके लहजे में लोगों को तकलीफ देना, लोगों को उलझाना अपने अल्फाज में,
और ऐसे क्वेश्चंस करना कि उस पे ना दोबारा क्वेश्चंस किए जाए कि वो उसको है ना वो एक एक है ना लूप में चला जाए बंदा और निकल ही ना पाए ना, तो उस तरह की जो पर्सनालिटीज होती हैं जो जो इल्म की कमी को दिखाती है कि यार ये बंदा सीखना नहीं चाहता ना समझाना चाहता है, या आपको सिर्फ फंसाना चाहता है, तो वो उस तरह की पर्सनालिटी जब किसी अपनी अपनी डोमेन में काम कर रहे होते हैं और उन्होंने जो इल्म हासिल किया वो डिस्ट्रक्टिव वे में उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो उसका क्या होगा, यही होता है बस। मालूमात पे फख्र करना कोई बड़ी बात नहीं है, तो ईगो है। मालूमात और इल्म में फ़र्क है ना, इन्फॉर्मेशन और इल्म में फ़र्क है ना। तो वो ज़ाहिर है, वो जो मालूमात की बुनियाद पे अगर कोई इंसान अपने आप को समझता है कि वो किसी से सुपीरियर है, तो ये गलत है। हर इंसान जो है वो अल्लाह का बंदा है, या जिसका भी हो, वो मेरे अपने हिसाब से मानना है। हर आदमी अहम है, हर आदमी बहुत अच्छा है। तो मैं तो इसी तरह से चलता हूँ। आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर दोबारा भी बात होगी। सर बस तो आते रहे, आपसे सीखेंगे हम लोग। नहीं, इंशाल्लाह बिल्कुल बिल्कुल, मेरी पूरी कोशिश होगी कि आप लोगों के साथ बातचीत का सिलसिला चलता रहे, तबादला ख्याल मैं होता सर रहेगा। वन बाय वन बहुत से मेरे पास टॉपिक्स हैं जो हम कॉस्मोलॉजी से रिलेटेड, जो साइंस और फिजिक्स से रिलेटेड हैं, हम वो उनको डिस्कस करेंगे। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं सर हम आपके साथ डिस्कस कर सकते हैं, और आई होप कि हम कोई कंक्लूजन जो है ना रिजल्ट्स की तरफ भी जाएंगे, क्योंकि सम टाइम ऐसे होता है कि आर्ग्यूमेंट में हम मेन टॉपिक से ज़्यादा जो है ना एक दूसरे को ऊपर नीचे करने में लग जाते हैं। तो आपके साथ मुझे जी ऐसा जी, कुछ फील